दोस्तों इमेजिन करो आप एक बोरिंग सी 9 to 5 जॉब में फंसे हुए हो। पूरा दिन ऑफिस की दीवारों के बीच निकल जाता है और घर सिर्फ सोने के लिए जाते हो। पर एक दिन अचानक आपकी आंख खुलती है और आप एक 2 साल के नन्हे से बच्चे के शरीर में होते हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट वैन के साथ बिल्कुल यही होता है। वो होश में आते ही हैरान रह जाता है कि उसके हाथ इतने छोटे क्यों हैं। बिना वक्त गवाए वो पूरे कमरे में दौड़ने लगता है ये समझने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सीधा खिड़की की तरफ भागता है और बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक शानदार मिडीवल कासल और एक पूरा शहर उसके सामने था। तभी उसकी मेड टिल घबराते हुए अंदर आती है। उसे लगता है कि वैन शायद खिड़की से बिना पैराशूट के स्काई डाइव करने का प्लान बना रहा है। वो उसे तुरंत नीचे उतारती है और डांटती है कि वहां खड़ा होना डेंजरस है। वैन बड़े आराम से कहता है कि वो बस सीनरी देखकर इतना खो गया था कि खुद को रोक नहीं पाया। टिल बेचारी शॉक में आ जाती है क्योंकि एक 2 साल का बच्चा इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल रहा है। इस उम्र में तो इसे स्किबिडी टॉयलेट और फोर्टनाइट वाला ब्रेन रॉट देखना चाहिए था। जीनियस और रीइंकारनेशन। तभी वैन को धुंधली सी यादें आने लगती हैं कि वो पहले भी यहां रह चुका है। वो सोचा थोड़ा रिकैप कर ही लिया जाए, तो वो टिल को बताता है कि उसका नाम वैन नेफर्टियो है और उसके पिता मार्किस जाउपा है। यही नहीं, उसे अपने तीनों बड़े भाइयों के नाम भी याद है। टिल को लगता है कि भाई ये बच्चा तो न्यूटन का दूसरा रूप है। ब्रेकफास्ट का वक्त होता है और 3 मेड्स वैन को घेर लेती हैं उसे खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो है ही इतना क्यूट। वैन को ये अटेंशन काफी पसंद आ रही है। भले ही शरीर बच्चे का है पर दिमाग तो वही मिडिल एज्ड ठरकी वाला है ना। अचानक वैन के पिता जाउपा अपने बेटों से उनके दिन भर के प्लान्स पूछते हैं। बाकी सब तो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। फिर जाउपा वैन की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि उसका क्या प्लान है। वैन बड़े सीरियस होकर जवाब देता है कि उसे अभी कुछ नहीं पता, इसलिए वो बेसिक्स से शुरू करेगा और अपने देश की हिस्ट्री और कल्चर को समझेगा। उसके भाई तो उसे ऐसे बोलते देख दंग रह जाते हैं, पर जाउपा जोर से हंसते हैं कि उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगता है कि वैन उनकी और उनकी स्वर्गीय पत्नी की तरह फायर मैजिक में माहिर निकलेगा और उन्हें उससे काफी उम्मीदें हैं। वैन जानता है कि इस दुनिया में अलग अलग मैजिक एलिमेंट्स हैं, पर नोबल्स सिर्फ उन 4 एलिमेंट्स यानी कि फायर, वाटर, विंड और अर्थ को पसंद करते हैं जिनमें ऑफेंसिव पावर ज्यादा हो। बाकी सबको तो बेकार समझा जाता है। और उसके बाकी भाइयों के पास उन 4 में से ही एक एलिमेंट है, द हार्ड पाथ ऑफ अ प्रोडिजी। उसी दिन बाद में टिल उससे देश के बारे में सीखता है। वो ये जानकर काफी एक्साइटेड होता है कि यहाँ कितनी सारी इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं। टिल उसे बताती है कि वही पुराने एल्व्स, ड्वर्व्स और बाकी सब हैं, पर दूसरी मेट्स कहती हैं कि बच्चे को ये सब समझ नहीं आएगा। वैन उन्हें इग्नोरेंट बिचेस बोलकर इग्नोर करता है और टिल से मैजिक टूल्स के बारे में पूछने लगता है। टिल उसे मैजिक क्रिस्टल्स और रॉक्स के बारे में बताती है जो मैजिक स्टोर कर सकते हैं। जब वैन अभी सिर्फ बेसिक्स ही समझ रहा होता है, तभी पुराना बटलर एस्पर्टा उसके सामने किताबों का ढेर लगा देता है। वो कहता है कि प्रॉपर एजुकेशन शुरू करने से पहले ये देखना जरूरी है कि उसे कितना आता है। वैन उसकी डरावनी मूंछों यानी कि मुस्टैच को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि उसे पढ़ना तो नहीं आता पर थोड़ी बहुत मैथ आती है। बटलर एकदम बेसिक सवाल पूछता है, 3 + 5 कितने होते हैं? जब वैन बिना उंगलियों पर गिने जवाब दे देता है तो बटलर इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो खुद उसे पढ़ाने का फैसला करता है। वैन समझ जाता है कि अब उसकी बैंड बजने वाली है, और होता भी वही है। एस्पर्टा उसे सुबह से शाम तक पढ़ाता है, पर इसका फायदा ये होता है कि वैन सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लिखना और पढ़ना सीख जाता है। स्वर्ड्स, स्किल्स एंड सोशल स्टेटस। वक्त गुजरता है और जब वैन 4 साल का होता है तो उसकी स्वर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग शुरू होती है। उसका पहला पार्टनर टिल होती है जो ऐसे डॉज करती है जैसे उसे वैन की लकड़ी की तलवार से एलर्जी हो। एक भी शॉट ना मार पाने की वजह से वैन घुटनों के बल गिर जाता है और टिल उसे चढ़ाती है कि वो जीत गई। वैन गुस्से में उसके पीछे भागता है, पर बाकी जलन वाली मेड्स टिल को पकड़ लेती हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो एक नोबल की बेइज्जती कर रही हैं। वो वैन से कहती हैं कि उसे सजा दो, पर वैन कहता है कि कोई बात नहीं। पर मेड्स की सुई वहीं अटकी रहती है, तो वैन बस टिल के माथे पर एक हल्का सा फ्लिक करता है और कहता है कि लो, इंसाफ हो गया। अगले 1 साल तक वैन तलवारबाजी पर फोकस करता है। 5 साल की उम्र तक वो सीनियर स्टूडेंट्स को भी हरा देता है, क्योंकि वो तो बेचारे बच्चे हैं और ये एक मैच्योर दिमाग वाला आदमी। बाकी स्टूडेंट्स हैरान है कि वैन ना सिर्फ कॉम्बैट में जीनियस है, बल्कि उन जैसे लोअर स्टेटस वाले लोगों के साथ भी कितना तमीज से पेश आता है। तभी नाइट कमांडर का डेप्यूटी डी वहां आता है और वैन के हाथ चेक करता है। वो देखता है कि वैन के हाथ बहुत स्मूथ है, कोई निशान यानी कि कैलिसेस नहीं है, तो वो हैरान होता है कि बिना प्रैक्टिस के ये इतना अच्छा कैसे हो गया। वैन बताता है कि वो पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि ट्रेनिंग का वक्त ही नहीं मिलता। तब डी मजे मजे में बता देता है कि मार्केस ने ही एस्पर्टा को ऑर्डर दिया था कि वैन की पढ़ाई को 3 गुना मुश्किल कर दिया जाए। वैन के लिए ये एक शौक था, पर अब उसे समझ आया कि उसकी क्लासेस इतनी लंबी क्यों थीं। डी उसे ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो वो मार्केस से बात करके उसकी पढ़ाई कम करवा देगा ताकि वो देश का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बन सके। वैन कहता है कि उसे दोनों चीजें करनी है, तो डी उसे खुद ट्रेन करने का फैसला करता है। वो कहता है कि वो बच्चा समझकर उस पर रहम खाएगा, पर यह किसी पॉलिटिशियन के वादे से भी बड़ा झूठ था। द आउटसाइड वर्ल्ड कॉल्स। डी की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक थी,
पर फिर भी वैन अपनी इस नई जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। एक और साल बीत गया और अब 6 साल का वैन पूरे इलाके में एक जीनियस के नाम से जाना जाता था। पर किताबों और तलवार के बीच रहकर वो थक गया था। तो एक दिन वो टिल से कहता है कि उसे बाहर जाना है। टिल उसे 2 नाइट्स के साथ मार्केट ले जाती है। वैन अलग अलग तरह की शॉप्स देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ती है। टिल बताती है कि ये मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। वैन को समझ आता है कि ये इस दुनिया का वॉलमार्ट है। अचानक वो देखता है कि एक आदमी एक गंदे से बच्चे को घसीट रहा है। वो आदमी वैन को कहता है कि इधर मत देखो, कोई तमाशा नहीं चल रहा। ये सुनते ही वैन के नाइट्स अपनी तलवारें निकाल लेते हैं उस आदमी का सर कलम करने के लिए जिसने एक नोबल की इंसल्ट करने की जुर्रत की। भाइयों, वैन उन्हें तुरंत रोक लेता है और उस आदमी से पूछता है कि वो उस बच्चे को ऐसे घसीटकर कहाँ ले जा रहा है। वो घमंडी आदमी बड़े होश में जवाब देता है कि वो अपने ही बेटे को स्लेवरी में बेचने जा रहा है और कोई उसे रोक नहीं सकता। वैन के लिए ये न्यूज़ किसी झटके से कम नहीं थी, पर टिल उसे समझाती है कि इस दुनिया में गरीब लोग अक्सर थोड़े एक्स्ट्रा कैश के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। वैन को ये सुनकर घिन आती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वहां एक टैंड मम्मी एंट्री मारती है, जो माकी के सबसे छोटे बेटे को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। टिल बड़े गर्व से वैन का फैमिली क्रश दिखाती है, जिस पर वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम रोजली है और वो मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स से है। वैन बिना टाइम वेस्ट किए रोजली से पूछता है कि उस नीले बालों वाले लड़के की कीमत क्या होगी। रोजली एक नजर उस बच्चे पर डालती है और उसके बाप से पूछती है कि क्या इसके पास कोई मैजिक एट्रीब्यूट है। बाप जवाब देता है कि इसके पास चोरी करने वाला मैजिक है। तो रोजली कहती है कि भाई, इसके तो सिर्फ 3 बड़े सिल्वर कॉइन्स ही मिलेंगे। ये सुनकर वो बुद्धा हरामी गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को लातों से पीटने लगता है, ये कहकर कि तू इतना यूजलेस है कि तेरी कीमत तो सोफी रेन के मंथली ऑमलेट सब्सक्रिप्शन से भी कम है। रोजली उसे थोड़ा रहम करने को कहती है, पर वो उसे किसी और दुकान पर ले जाने की जिद करता है ताकि बेहतर रेट मिल सके। तभी वैन बीच में आकर ऑफर देता है कि वो उस लड़के को 5 सिल्वर कॉइन्स में खरीद लेगा और वो लालची बुद्धा तुरंत मान जाता है। वैन उस लड़के को आजाद करता है और उसका नाम पूछता है। वो लड़का बिना डरे वैन का हाथ पकड़कर खड़ा होता है और अपना नाम काम बताता है। वैन उसे कहता है कि अब तुम जहां चाहो जा सकते हो, पर टिल हैरान होकर पूछती है कि अभी तो इसे खरीदा है, तो इसे जाने क्यों दे रहे हो। वैन कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था। फिर उसे पता चलता है कि काम का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो उसे अपने मैंशन ले जाने का फैसला करता है। पर नाइट्स उसे समझाते हैं कि बिना किसी पहचान के वो उसे मैंशन नहीं ले जा सकते, उसे एक स्लेव की तरह ही साथ रखना पड़ेगा। अब वैन तो ठहरा मॉडर्न दिमाग वाला बंदा जो स्लेवरी से नफरत करता है। उसे ये सुनकर दुख होता है, पर जब काम खुद इसके लिए राजी हो जाता है तो वैन मान जाता है। रोजली उन्हें रोकती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना पड़ेगा। वो दोनों का हाथ पकड़ती है और एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे काम के हाथ के पीछे एक टैटू बन जाता है। ये इस बात का सबूत था कि अब वो वैन का सेवक है। वैन काम को मैंशन ले आता है और वो जल्द ही एक लॉयल और टैलेंटेड सर्वेंट बन जाता है। एक दिन काम वैन के पास आता है और बताता है कि डी उसे ढूंढ रहा है। वैन उसे एक कुकी की रिश्वत देता है ताकि वो डी से झूठ बोल दे कि वैन यहाँ नहीं है। काम कुकी तो खा लेता है, पर कहता है कि डी को पता है आप यहीं हो। फिर भी वैन उसे कहता है कि कोई ना कोई कहानी पका देना। तभी वैन नोटिस करता है कि काम ने वो ग्लव्स नहीं पहने जो उसने दिलाए थे। काम कहता है कि वो अपना टैटू दुनिया को दिखाना चाहता है, क्योंकि ये सबूत है कि वो वैन की सेवा करता है। पर जैसे ही वैन कहता है कि उसे उसका ग्लव्स पहनना ज्यादा पसंद आएगा, काम तुरंत मान जाता है। तभी डी दरवाजा खटखटाता है और काम बाहर जाके कह देता है कि वैन यहाँ नहीं है। डी कहता है कि अभी एक नौकर ने उसे अंदर जाते देखा है। तो काम पलटकर जवाब देता है कि उसने जरूर दिन दहाड़े नशा कर रखा होगा, श्रूम्स। डी को शक होता है क्योंकि काम के मुंह पर कुकी के क्रम्स लगे थे, पर वो तुरंत मुंह साफ करके कहता है कि शायद आपने नशा किया है जो आपको ये सब दिख रहा है। डी उस स्लेव लड़के की हिम्मत देखकर इंप्रेस हो जाता है कि वो अपने मास्टर के लिए उससे भी भिड़ गया, इसलिए वो वैन की जगह काम को ही रगड़ने का फैसला करता है। 2 साल और बीत जाते हैं और वैन अब 8 साल का हो गया है, यानी उसकी अप्रेजल सेरेमनी का वक्त आ गया है। सबको उससे बहुत उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि वो उनका अगला लॉर्ड बने, क्योंकि वो जीनियस होने के साथ साथ बहुत नेक दिल भी है। उसके पिता को पूरा यकीन है कि वैन के पास फायर मैजिक होगा, पर उनकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं जब पता चलता है कि वैन के पास प्रोडक्शन मैजिक है। जाओपा कहता है कि नोबल्स के लिए ये सबसे घटिया मैजिक है, क्योंकि इससे सिर्फ रॉ मटेरियल और इमेजिनेशन से तलवारें और सामान बनाया जाता है। वो कहता है कि ये काम तो बिना मैजिक के भी हो सकता है और किसी नोबल को लोहार यानी ब्लैक स्मिथ बनने की जरूरत नहीं है। जाओपा गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि वो और उसकी वाइफ दोनों स्ट्रॉन्ग फायर मेजेस थे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनका बेटा इतना कमजोर मैजिक रखे। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि उसे ये गलती पहले ही सुधार लेनी चाहिए थी। वैन डर के मारे जम जाता है, पर इससे पहले कि उसके पिता उस पर हमला करे, उसका सबसे बड़ा भाई मीरसिया बीच में आ जाता है। वो सुझाव देता है कि उनके टेरिटरी में एक पिछड़ा हुआ गांव है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो क्यों ना वैन को वहां का लॉर्ड बनाकर भेज दिया जाए। जाओपा वजह पूछता है तो मीरसिया बताता है कि उस नेमलेस गांव में सिर्फ 100 लोग हैं, वहां कुछ भी नहीं है
और उत्तर में पहाड़ों पर खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। साथ ही पड़ोस में दूसरे नोबल की जमीन है और दुश्मन किंगडम जेलेनेटा भी वहीं पास में है। जाओपा को ये प्लान पसंद आता है क्योंकि वो गांव नया है और वहां के लोग उनके लॉयल नहीं है, तो अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजना एक अच्छा फैसला होगा। वो मीर्सिया की तारीफ करता है कि उसने अपने परिवार के इस कलंक का एक सही उपयोग ढूंढ लिया और वैन को तुरंत निकलने का ऑर्डर देता है। सबके जाने के बाद मीर्सिया वैन से माफी मांगता है कि उसने इतनी मुश्किल जगह उसे भेजा, पर वो उसे अपने पिता के हाथों मरने से बचाना चाहता था। वैन उसे जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और मीर्सिया वादा करता है कि वो वैन की हर संभव मदद करेगा। वैन अपनी पैकिंग शुरू करता है और टिल मार्किस पर काफी गुस्सा होती है, पर वैन कहता है कि वो एक्चुअली खुश है क्योंकि वहां उसे काफी फ्री टाइम मिलेगा। जब सामान कैरेज में लोड हो रहा होता है, वैन सोचता है कि उसके पिता ने उसे कोई नाइट नहीं दिया और मीर्सिया को गार्ड्स हायर करने पड़े। पहले सिर्फ काम को साथ जाने की इजाजत थी, पर मीर्सिया की वजह से अब टिल भी साथ जा रही है। अचानक डी वहां आता है और कहता है कि वो भी साथ चल रहा है ताकि वैन की ट्रेनिंग पूरी कर सके। वैन बिल्कुल नहीं चाहता कि डी चले और कहता है कि पिता ने मना किया है। डी कहता है कि उसे ऐसी कोई खबर नहीं मिली और वो अपने साथ 2 और नाइट्स भी लाता है। यही नहीं, बटलर एस्पार्टा भी वहां आ जाता है और बताता है कि उसने मैंशन से अर्ली रिटायरमेंट ले लिया और अब वो वैन के साथ चलकर उसे पढ़ाना जारी रखेगा। जैसे ही कैरेज आगे बढ़ना शुरू करती है, वैन थोड़ा उदास महसूस करता है क्योंकि उसके बाप ने उसे इतनी खुफिया तरीके से शहर से निकाला है कि वो अपना फैमिली क्रेस्ट तक यूज नहीं कर सकता। पर भाई ट्विस्ट तो देखो, पूरा शहर उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गया है क्योंकि नाइट्स ने बड़े बड़े बैनर्स उठा रखे हैं जिन पे लिखा है कि वैन जा रहा है। वैन ये देखकर पैनिक हो जाता है और पूछता है कि ये सब क्या नौटंकी है। नाइट्स बताते हैं कि वो बस डी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और जब तक वो नहीं बोलता बैनर्स नीचे नहीं होंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि डी अभी घोड़े बेचकर सो रहा है। खैर, पूरा शहर वैन को बाय बाय कहता है और वैन उनसे वादा करता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। थोड़ी देर बाद वैन एक छोटी सी लकड़ी की टहनी यानी ट्विग उठाता है और अपना प्रोडक्शन मैजिक यूज करके उसे एक असली तलवार में बदल देता है। अब भाई वुड को मेटल में बदलने के लिए पता नहीं कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन लगता होगा, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट तो जीनियस है ना। काम और टिल ये देखकर दंग रह जाते हैं और वैन कहता है कि वो बस ये चेक कर रहा था कि इस बेकार कहे जाने वाले मैजिक का कोई ढंग का यूज है या नहीं। तभी टिल बताती है कि वो गांव के पास पहुंच गए हैं। वैन एक्साइटमेंट में काम से कहता है कि अगर उसे गांव की जिंदगी पसंद ना आए तो वो वापस मैंशन जा सकता है। वो उसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को भी तैयार है और कहता है कि वो मिर्सिया की सेवा कर सकता है जो उसका ख्याल रखेगा। काम तुरंत बना कर देता है और कहता है कि वो वैन की सेवा करने की कसम खा चुका है और आखिरी दम तक उसके साथ रहेगा। वैन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि ये तो किसी प्रपोजल जैसा साउंड कर रहा था और पिछली लाइफ में तो उसे ऐसा कुछ कभी सुनने को मिला नहीं। अचानक कैरेज जोर से झटका खाती है और रुक जाती है। वैन खिड़की से बाहर झांक कर देखता है कि माजरा क्या है। एक नाइट बताता है कि आगे लफड़ा हो गया है, गांव पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया है। वैन तुरंत मीटिंग बुलाता है। डी बताता है कि ये बैंडिट्स लड़ने में माहिर है और बेचारे गांव वाले उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। टोटल 50 बैंडिट्स हैं और भले ही एक मोटी लकड़ी की दीवार उन्हें अंदर आने से रोक रही है, पर वो बाहर से तीर चलाकर लोगों को मार रहे हैं। डी कहता है कि अगर वो सब मिलकर लड़े तो बैंडिट्स को भगा सकते हैं, पर एडवेंचरर्स का लीडर ऑर्थो साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि उसका काम सिर्फ वैन को गांव तक पहुंचाना है और वो अपने लड़कों को ऐसी खतरनाक लड़ाई में नहीं झोंकेगा जहां उनका पल्ला हल्का हो। डी आर्ग्यू करता है कि ये लोग वैन की प्रजा बनने वाले हैं, तो उन्हें बचाना उनका फर्ज है। ऑर्थो ताना मारता है कि ये नोबल वाली बातें आपको शोभा देती हैं, पर हम एडवेंचरर्स हैं और हम पे ये लॉजिक काम नहीं करता। डी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, तो वो ऑर्थो से कहता है कि वो वैन की रक्षा करे, जबकि वो और उसके नाइट्स बैंडिट से भिड़ेंगे। उसे पता है कि वो शायद जिंदा ना बचें, इसलिए वो एडवेंचरर से कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो वैन को लेकर वापस शहर भाग जाना। लेकिन एस्पार्टा इस बेवकूफी भरे प्लान को रिजेक्ट कर देता है। वो सबको बताता है कि भले ही वो एक मामूली नौकर दिखता हो, पर वो असल में एक एलिमेंटल मेज है और वो उन्हें ये लड़ाई जितवाएगा। किसी को यकीन नहीं होता, पर एस्पार्टा अनाउंस करता है कि वो एक मिट्टी की दीवार बनाएगा और एडवेंचरर्स उसके पीछे से हमला करेंगे। इससे बैंडिट्स का ध्यान भटक जाएगा और डी अपने नाइट्स के साथ साइड से अटैक करेगा। एस्पार्टा का मानना है कि जब बैंडिट्स हर तरफ से घिर जाएंगे तो वो भाग खड़े होंगे। वैन उससे पूछता है कि क्या वो पीछे रहकर अकेले लड़ने वाला है। बुढ़ा बटलर कहता है कि हाँ, उसे बैंडिट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अटैक करते रहना होगा। वैन कहता है कि ये बहुत रिस्की है, पर एस्पार्टा एक शानदार मौत मरना चाहता है। वैन गुस्से में कहता है कि मेरे परिवार की इतने सालों तक सेवा करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता और ना ही मैं नाइट्स की बलि देना चाहता हूँ। वो जानता है कि अगर डी और एस्पार्टा मर गए तो वो अकेले गांव डेवलप नहीं कर पाएगा और उसके बाप उसे फेलियर के लिए एग्जीक्यूट करवा देगा। इसलिए वैन एक नया आइडिया निकालता है और कहता है कि डीकॉय वो खुद बनेगा। सब शौक हो जाते हैं। टिल तो साफ मना कर देती है और कहती है कि उसकी जगह वो जाएगी और काम भी तैयार हो जाता है। वैन कहता है कि वो अपने किसी भी प्यारे को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए डीकॉय वही बनेगा। उसका प्लान है कि वो कैरेज लेकर सीधा बैंडिट्स के बीच घुस जाएगा ताकि बाकी सबको साइड से अटैक करने का मौका मिले। डी को ये बहुत रिस्की लगता है, पर वैन उसे याद दिलाता है कि ट्रेनिंग उसने ही दी है,
तो वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा, और अगर मर भी गया तो अपनी प्रजा के लिए जान देना एक नोबल के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। वो अपनी तलवार निकालता है और डी से कहता है कि अगर वो मारा जाए तो उसकी बॉडी वहीं छोड़ देना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी मौत से उसके खानदान का नाम खराब हो। वैन की ये बातें ऑर्थो के दिल को छू जाती हैं। उसे पहले लगता था कि ये नोबल का बेटा कोई घमंडी अमीरजादा होगा, पर जब वैन ने खुद आकर उससे तमीज से बात की और उसे बैडएस बोला तो उसका नजरिया बदल गया था। अब वैन को अपनी जान जोखिम में डालते देख ऑर्थो का ज़मीर जाग जाता है और कहता है कि वो भी लड़ेगा। वैन कहता है कि ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, पर ऑर्थो जवाब देता है कि एक बच्चे को खतरे में डालकर मैं खुद को बैडएस कैसे कह सकता हूँ। उसके साथी भी मान जाते हैं और डी भी आगे आता है ये कहते हुए कि अपने लॉर्ड को अकेले खतरे में डालकर वो जिंदा नहीं रह सकता। स्पार्टा भी राजी हो जाता है और कहता है कि अगर वैन को लगता है कि जान देना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है तो उसे फिर से बेसिक सीखने होंगे। वो तुरंत कुछ ही सेकंड्स में एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर देता है और सबको अपनी पोजीशंस पर भेज देता है। ऑर्थो और उसका एक तगड़ा साथी एक तरफ से निकलते हैं और डी दूसरी तरफ से। इधर बाकी एडवेंचरर्स दीवार के पीछे से तीर चलाकर बैंडिट्स की भीड़ कम करने लगते हैं। बैंडिट्स का लीडर उन्हें दीवार के पीछे वाले लोगों पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी डी वहां तूफान की तरह आता है और एक साथ कई बैंडिट्स को साफ कर देता है। ऑर्थो और नाइट्स भी हमले में शामिल हो जाते हैं। माहौल इतना डरावना हो जाता है कि जब डी अपनी मेनेसिंग ऑरा निकालता है तो बैंडिट्स की डर के मारे पैंट गीली हो जाती है और वो भागने लगते हैं। बैंडिट लीडर समझ जाता है कि वो ऐसे नहीं जीत पाएगा, तो वो गुस्से में दीवार की तरफ भागता है। ऑर्थो सबको अलर्ट करने की कोशिश करता है पर कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। वो साइक्लॉप्स जैसा दिखने वाला गुंडा अपनी भारी कुल्हाड़ी एक मासूम लड़के पर चलाने ही वाला था, तभी वैन एंट्री मारता है और उसे ताना मारकर उसका ध्यान भटका देता है। वैन बड़े स्वैग से उस बड़े आदमी की टांगों के बीच से निकलता है और पीछे से उसके घुटनों पर वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है। काम भी पीछे नहीं रहता, वो छलांग लगाकर सीधा उस बैंडिट लीडर की कुल्हाड़ी को एक सीढ़ी की तरह यूज करता है और उस पर एक खतरनाक फिनिशिंग ब्लो दे देता है। कुछ ही देर में सारे बचे कुचे बैंडिट्स पकड़े जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह थी कि वैन की टीम का एक भी बंदा नहीं मरा। ऑर्थो इस बात से काफी खुश है कि उन्हें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिला और वो कहता है कि जैसे ही पेमेंट मिल जाएगी उनका काम यहाँ खत्म हो जाएगा। पर अब वो बैन को लेकर थोड़ा क्यूरियस है। उसे बैन में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखता है, इसलिए वो अपनी टीम से पूछता है कि क्या वो यहाँ रुककर देखना चाहते हैं कि ये बच्चा इस नेमलेस विलेज का क्या करता है। उसके आधे सदस्य तो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस गांव में उतना पैसा नहीं है, पर उसकी कोर टीम वहीं रुकने का फैसला करती है क्योंकि उन्होंने बैन को एक्शन में देखा है और उन्हें यकीन है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। वो बैन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये लड़का एक दिन बहुत नाम कमाएगा और तब वो अपने सारे लॉयल्टी पॉइंट्स कैश कर पाएंगे। दूसरी तरफ टिल बैन को पकड़कर जोर जोर से झंझोड़ देती है क्योंकि उसने अपनी जान खतरे में डाली थी और वो कहती है कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो खतरे में कूदने का काम उसका होगा। तभी डी और बाकी सब वहां आते हैं और बैन को बताते हैं कि सारे विलेजर्स गेट पर जमा हो गए हैं। वैन बड़े गर्व और उम्मीद के साथ गांव में कदम रखने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो गांव को देखता है उसकी उम्मीद थोड़ी ठंडी पड़ जाती है क्योंकि वहां के लोग बहुत कमजोर और हालत बहुत खराब दिख रही थी। विलेज चीफ वैन का स्वागत करते हैं और उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं और वैन का पहला सवाल यही होता है कि क्या इस गांव पर पहले भी हमले हुए हैं। वो बुढ़ा आदमी हाँ में सिर हिलाता है और बताता है कि इस साल ही उन पर कई बार अटैक हो चुका है। वैन इसका कारण पूछता है तो चीफ बताते हैं कि पहले ये गांव किसी और टेरिटरी का हिस्सा था जहां नाइट्स रेगुलरली पेट्रोल करते थे, पर जब से ये फर्डियो फैमिली के अंडर आया है तब से किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। वैन इस बात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसके पिता शायद अभी तक छोटे गांव की वैल्यू नहीं समझते हैं। ये सुनकर विलेजर्स भड़क जाते हैं और चीफ पूछते हैं कि क्या नोबल्स को लगता है कि छोटे गांव बचाने लायक नहीं है क्योंकि वो ज्यादा टैक्स नहीं देते। वैन उन्हें समझाता है कि किसी पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है और ये सुनकर विलेजर्स और भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक नोबल कभी नहीं समझ पाएगा कि उन पर क्या गुजरती है, पर वैन कहता है कि वो यहाँ गाँव के फ्यूचर की बात कर रहा है और यहाँ गुस्सा दिखाना बेकार है। वो कहता है कि गांव की इस हालत के लिए नोबल जिम्मेदार तो हैं, पर असल वजह वो लॉज हैं जो किंगडम के फाउंडर ने लिखे थे। वो कहता है कि सिर्फ कानून को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें गांव को बचाने के लिए कुछ अलग करना होगा। पहला रास्ता ये है कि वो कुछ इतना वैल्यूएबल प्रोड्यूस करें कि किंगडम उन्हें इग्नोर ना कर सके। दूसरा रास्ता ये है कि वो इतना पैसा कमाएं कि अपने हिफाजत के लिए मर्सिनरीज हायर कर सके। और आखिरी रास्ता ये है कि वो सब मिलकर गाँव पर काम करें और इसे बेहतर बनाएं। वहां की एक विलेज बैडी कहती है कि उन्होंने भी ये सोचा था, पर उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वैन उसे बताता है कि अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि उनके पास एक नया लॉर्ड है और वो गांव की रक्षा के लिए सब कुछ करेगा। खैर, विलेजर्स को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो एक बच्चा है, पर जैसे ही एस्पर्टा और डी आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो फॉर्मर हेड बटलर और नाइट ऑर्डर के वाइस कमांडर रह चुके हैं, विलेजर्स का कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता है कि उनका गाँव अब सही हाथों में है।
चीफ वैन से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई पावरफुल एलिमेंटल मैजिक है, और वैन तुरंत साफ कर देता है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक ही कर सकता है, तो वो उससे लड़ाई में ज्यादा उम्मीद ना रखें। ये सुनते ही विलेजर्स फिर से उदास होने लगते हैं और वैन के ईगो को थोड़ी चोट लगती है। तभी एक विलेजर उससे टैक्स के बारे में पूछता है, क्योंकि फिलहाल उनके लिए अपनी इनकम का 30% देना बहुत मुश्किल है। वैन फैसला करता है कि जब तक गांव स्टेबल नहीं हो जाता, टैक्स सिर्फ 10% रहेगा, और ये सुनते ही सब उसे पसंद करने लगते हैं। फिर वैन कहता है कि उन्हें गांव की दीवारों पर काम करना होगा, और वो एस्पर्टा से पूछता है कि जो मिट्टी की दीवार उसने बनाई है वो कब तक रहेगी। बटलर जवाब देता है कि वो सिर्फ थोड़ी देर तक टिकती है, जब तक माना खत्म ना हो जाए, और फिर वो मिट्टी का ढेर बन जाती है। वैन डिसाइड करता है कि वो बाद में एक पक्की दीवार बनाएगा, पर फिलहाल के लिए वो एस्पर्टा को मैजिक से एक दीवार खड़ी करने को कहता है। वो पुराना बटलर तुरंत पूरे गांव के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना देता है, और ये देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद वैन कहता है कि उन्हें बैंडिट्स को रोकने के लिए गड्ढे यानी पिट फॉल्स और ट्रैप्स की जरूरत है, और डी कहता है कि ये काम वो संभाल लेगा। फिर वैन विलेजर्स की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उन्हें गांव को फिर से खड़ा करने के लिए मिलकर काम करना होगा, तभी इसे एक कामयाब जगह बनाना कोई मुश्किल सपना नहीं रहेगा। इस सब के बाद वैन जंगल जाता है ताकि अपने प्रोडक्शन मैजिक को पूरी तरह से टेस्ट कर सके। वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लेता है और अपने मैजिक से उसके हर एक इंच को महसूस करता है। फिर वो उस लकड़ी को बहुत बारीक धागों में बांट देता है और उन्हें एक मजबूत पैटर्न में बुनते हुए एक सॉलिड प्राइड क्यूब बना देता है। टिल और काम पूछते हैं कि ये क्या है, तो वैन बताता है कि ये एक नैनो मटेरियल क्यूब है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। वो ऐसे ढेर सारे क्यूब्स बना देता है और तभी वहां से ऑर्थो और उसके दोस्त गुजरते हैं। वो उन चमकदार आरजीबी क्यूब्स को देखकर क्यूरियस हो जाते हैं। ऑर्थो पूछता है कि क्या वो एक ब्लॉक को काटने की कोशिश कर सकता है। वो एक ब्लॉक को हवा में उछालता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करता है, पर वो ब्लॉक पास के एक पेड़ से जा टकराता है और उस पर एक खरोच तक नहीं आती। ऑर्थो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसका वार पत्थर को भी काट सकता था, पर ये नैनो क्यूब ज्यों का त्यों है। इसके बाद वैन अपने मैजिक के साथ और एक्सपेरिमेंट्स करता है और सूरज ढलने तक ढेर सारे हथियार और सामान बनाता रहता है। टिल पूछती है कि क्या वो थका नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन मैजिक में बहुत माना खर्च होता है, पर वैन एकदम फिट महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि उसके पास आखिर कितना माना है, और वो मजाक मजाक में लकड़ी से कटाना बना देता है, क्योंकि जब मैजिक हो तो साइंस और एनर्जी कंजर्वेशन की परवाह कौन करता है। काम की आंखें उस नए तरह की तलवार को देखकर चमकने लगती है, तो वैन उसे वो गिफ्ट कर देता है, और तभी टिल भी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। वैन उसे कुल्हाड़ी देता है, पर टिल बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उस पर एक डरावना स्कल डिजाइन था जो उसके क्यूट वाइब के साथ मैच नहीं कर रहा था। रात को जब टिल और काम सो जाते हैं, वैन कैंप फायर के सामने बैठा रहता है। उसे नींद नहीं आ रही। सफर और लड़ाई की वजह से वो थका हुआ महसूस कर रहा है, और उसे गंदा भी लग रहा है, क्योंकि उसने कई दिनों से नहाया नहीं है। वो सोचता है कि उसके सर्वेंट्स भले ही नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, पर वो भी थक गए होंगे, और गांव पर काम शुरू करने से पहले उसे कुछ बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। तो अगले दिन वैन एक खुली जगह पर नैनो क्यूब्स का ढेर लगाना शुरू करता है ताकि उनसे घर बना सके। विलेजर्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, और खुद वैन को भी यकीन नहीं है कि वो इतनी बड़ी चीज बना पाएगा या नहीं। फिर भी वो पूरे फोकस के साथ घर बनाने के हर एक स्टेप और डिटेल पर ध्यान लगाता है। सबसे पहले वो मजबूत पिलर्स खड़े करता है जो छत का पूरा बोझ उठा सकें, और फिर उनके चारों तरफ दीवारें बनाना शुरू करता है। इसके बाद वो डोर्स और विंडोज के साथ और भी रूम्स बनाता है, और आखिर में रूफ डालकर बिल्डिंग को पूरा कर देता है। देखते ही देखते उसका शानदार घर बनकर तैयार हो जाता है, और किसी को यकीन ही नहीं होता कि वैन ने महज कुछ सेकंड्स में एक पूरा मैंशन खड़ा कर दिया है। पर वो खुद बहुत खुश है कि अब उसके पास आराम से रहने के लिए एक ठिकाना है। पूरा गांव और वैन के दोस्त फटी आंखों से उस मैंशन को निहार रहे हैं। उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं, और टिल कहती है कि उसका प्रोडक्शन मैजिक किसी टेरिटरी को चलाने के लिए एलिमेंटल मैजिक से कहीं ज्यादा काम का है। वैन थोड़ा हम्बल बनता है और कहता है कि ऑफेंसिव मैजिक फिर भी बेहतर है, क्योंकि उससे एक नोबल अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। उसे लगता है कि लोग उस नोबल के अंडर ज्यादा सेफ फील करते हैं, जो बड़े बड़े फायरबॉल्स फेंक सके, ना कि किसी ऐसे बंदे के साथ जो बस एक बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के रह गया हो। टिल और काम उसकी बात से अग्री नहीं करते और कहते हैं कि वो उसके पिता के शहर के बजाय उसके बनाए हुए शहर में रहना पसंद करेंगे। पर वैन को लगता है कि वो बस उसका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन एस्पार्टा का मानना है कि वो सही कह रहे हैं। वो वैन को समझाता है कि जंग के वक्त शायद लोग अटैक करने वाले नोबल्स को पसंद करें, पर शांति के समय उसकी ये एबिलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। डी, ऑर्थर और बाकी लोग भी वही बात कहते हैं, और वो वैन से कहते हैं कि ये कितना अनबिलीवेबल है कि उसने उसैन बोल्ट की स्पीड से भी तेज एक पूरा घर बना दिया। वैन उन्हें कहता है कि अगर वो लकड़ी लेकर आए तो वो उनके लिए भी घर बना सकता है, और ये सुनते ही डी और ऑर्थो दोनों में आग लग जाती है कि कौन सबसे पहले लकड़ी जमा करके अपना घर बनवाएगा। खैर, सिर्फ वही नहीं है जिन्हें नया घर चाहिए। गांव का चीफ भी बड़े डरते डरते वैन से पूछता है कि अगर विलेजर्स भी लकड़ी ले आए तो क्या वो उनके लिए भी घर बना देगा। विलेजर्स उसे बताने लगते हैं कि उनके घर कैसे टूटे फूटे हैं और वहां रहना कितना मुश्किल है, और वैन को एहसास होता है कि इन सब का रेनोवेशन करना बहुत थका देने वाला काम होने वाला है। मगर वो अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहता,
और ये सच भी है कि उनके पुराने घर किसी भी पल गिर सकते हैं। वो घर बनाने के लिए राजी हो जाता है, बस शर्त ये रखता है कि उन्हें लकड़ी लानी होगी। और ये सुनते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। थोड़ी ही देर में वैन एक साथ पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक खड़ा कर देता है और लोग अभी भी उसके स्किल्स देखकर हैरान हैं। वो कहते हैं कि एक तो इतना बड़ा माना पूल होना अलग बात है, ऊपर से वैन को एक सेटलमेंट का प्रॉपर लेआउट प्लान करना भी आता है। वैन आर्किटेक्चर और डिजाइन के बारे में अपना ज्ञान झाड़ने लगता है और बताता है कि उसने ग्रिड लेआउट यूज किया है, जिसमें हर यूनिट 4 घरों से बनी है और उनके बीच मजबूत और चौड़ी सड़कें हैं। फिलहाल उसने सारे घर एक जैसे बनाए हैं ताकि किसी में लड़ाई ना हो, पर वो प्लान करता है कि आगे चलकर वो इनका रेनोवेशन करेगा जब उनके पास और मजबूत रॉ मटेरियल आ जाएगा। विलेजर्स बहुत एहसानमंद महसूस करते हैं और अपनी थोड़ी बहुत फसल वैन को गिफ्ट के तौर पर देते हैं। इसके बाद वैन अपने मैंशन के पास एक पब्लिक बाथ हाउस बनाता है क्योंकि वो रोज नहाना चाहता है, पर विलेजर्स भी उसे लेकर काफी क्यूरियस है। पिल और वो ग्रीन हेड मेज प्लूरियल वैन को अपने साथ नहाने के लिए कहती हैं, जिसे सुनकर वो घबरा जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि वो दिमाग से एक बड़ा आदमी है। लड़कियों को पहले नहाने का मौका मिलता है और प्लूरियल कहती है कि वैन उन बाकी नोबल्स जैसा बिल्कुल नहीं है जिनसे वो मिली है, वो सच में बहुत नेक और समझदार है। टिल तुरंत अपने मास्टर की तारीफें शुरू करती है और जब वो अपनी नई दोस्त को ये सब बता चुकती है तब लड़कों की बारी आती है। वैन और काम पहले अंदर जाते हैं और वैन नोटिस करता है कि डी के साथ रोज ट्रेनिंग करके काम के मसल्स बनने लगे हैं और तभी वहां डी की एंट्री होती है। डी और नाइट्स उसी वक्त बाथ हाउस आ जाते हैं और फिर वो मसल ब्रेन्ड इडियट उस पब्लिक बाथ में ही अपनी भारी भरकम तलवार घुमाने लगता है। नहाने के बाद वैन अपने कमरे में आराम करने जाता है और बेड पर गिर जाता है ये सोचते हुए कि इस थका देने वाले दिन के बाद अब वो सुकून से सो सकता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि नाइट्स ने रेडर्स से बचने के लिए गांव के चारों तरफ एक खाई खोद दी है और वैन कहता है कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे पानी से भरना जरूरी है। उन्हें पीने, खेती और पब्लिक बाथ के लिए भी पानी चाहिए, इसलिए वैन डिसाइड करता है कि उनकी अगली प्रायोरिटी पानी का एक पक्का जरिया ढूंढना होगा। वो तुरंत पास के एक वाटर बॉडी का मुआयना करता है और फिर एस्पार्टा उस दिशा में एक छोटी सी कैनाल यानी नहर बना देता है। डी और बाकी लोग उस नहर को और चौड़ा और लंबा करने में लग जाते हैं और वैन उनके पीछे पीछे चलता है, अपने मैजिक से दीवारों और नहर के तल को स्टेबलाइज करता है ताकि पानी लीक ना हो। वो देखता है कि डी को सख्त मिट्टी को खोदने में बड़ा मजा आ रहा है और एस्पार्टा कहता है कि 40 साल की उम्र के हिसाब से वो काफी एक्टिव है। काम और नाइट्स भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वैन को लगता है कि नहर पूरी होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। फिर भी वो गांव तक पानी पहुंचाने के लिए एकदम जिद्दी है, क्योंकि एक बार बेसिक फैसिलिटीज आ गई तो मर्चेंट्स आना शुरू हो जाएंगे और वो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार सकेगा। लेकिन लगता है वैन ने अपने वर्कर्स के जोश को थोड़ा ज्यादा ही एस्टिमेट कर लिया है, क्योंकि दिन खत्म होते होते वो गांव के आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। वैन कहता है कि इतना काफी है और उन्हें रुकने को बोलता है, पर डी पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो तो अभी और काम कर सकता है। वैन उसे समझाता है कि हर किसी में उसकी जैसी बिग डी एनर्जी नहीं है और बेचारे काम और बाकी लोग तो थककर उनकी मम्मी के फेवरेट टॉय की तरह कांप रहे हैं। डी को एहसास होता है कि हर कोई उसकी तरह सॉलिड नहीं बना है, इसलिए वो दिन भर के लिए ब्रेक लेने पर राजी हो जाता है, भले ही उसके पास अकेले नहर खत्म करने का स्टैमिना बचा हो। अगली दोपहर नहर का काम पूरा हो जाता है और सब लोग रिवर के पास इसके उद्घाटन के लिए जमा होते हैं। वैन एस्पार्टा को गेट खोलने का इशारा करता है और वो एक पत्थर का प्लग तोड़ देता है ताकि पानी टनल में बहने लगे। जब सब लोग उस नहर में पानी को तेजी से बहते हुए देखते हैं जो उन्होंने मिलकर बनाई थी, तो सब जोर जोर से तालियां बजाते हैं और विलेजर्स इतना सारा पानी एक साथ देखकर दंग रह जाते हैं। जल्द ही गांव के चारों तरफ की खाइयां पानी से भर जाती हैं, पर वैन को डर है कि कहीं बारिश होने पर बाढ़ ना आ जाए। वो डिसाइड करता है कि वो गांव के पीछे एक झील खोदेगा ताकि वो सिचुएशन अवॉइड की जा सके, और एस्पार्टा कहता है कि ये सूखे मौसम के लिए एक रिजर्वॉयर का काम भी करेगा। थोड़ी ही देर में बैन और उसके दोस्त मिलकर गांव के पीछे एक शानदार झील यानी लेक तैयार कर देते हैं और पूरा गांव वहां इस नज़ारे को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। इतना सारा पानी एक साथ देखकर लोग अपनी खुशी रोक ही नहीं पाते और विलेज चीफ तो बैन का शुक्रिया अदा करते थकते नहीं है, क्योंकि अब उन्हें अपने परिवार के लिए पानी भरने के लिए मीलों दूर पैदल नहीं भटकना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद बैन गांव की दीवारों को और ज्यादा मजबूत करने का काम शुरू करता है। वो मिट्टी में पत्थर के टुकड़े मिलाता है और फिर अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें कॉन्क्रीट में बदल देता है। सबको अब पूरा यकीन हो चुका है कि इतनी सॉलिड और तगड़ी दीवार के होते हुए अगर बैंडिट्स ने हमला किया भी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन भाई हमारा बैन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो डिसाइड करता है कि डिफेंसेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा, इसलिए वो दीवार के ऊपर बड़े बड़े बलिस्टे इंस्टॉल कर देता है और उनके आगे मजबूत शीट्स लगा देता है ताकि दुश्मन के रेंज्ड अटैक से सेफ रहकर उन पर पलटवार किया जा सके। बैन बड़ी सादगी से कहता है कि ये तो बस बेसिक सी चीजें हैं, पर बाकी सब उसकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करते, क्योंकि ये दिखने में ही इतने कूल और धमाकेदार लग रहे हैं।
सबको लगता है कि अब किसी की हिम्मत नहीं होगी इस गांव से पंगा लेने की, और एस्पार्टा तो यहां तक कह देता है कि इसे गांव कहना ही गलत है, क्योंकि ये तो अभी से एक किसी मजबूत किले फोर्ट्रेस जैसा दिखने लगा है। डी कहता है कि अगर जॉपा को पता होता कि बैन ये सब करने के लायक है तो वो उसे कभी दूर नहीं भेजता और शायद उसे तुरंत अपना अगला वारिस यानी सक्सेसर घोषित कर देता। एस्पार्टा इस बात पर थोड़ा डिसएग्री करता है। उसका मानना है कि जॉपा हमेशा कॉम्बैट एबिलिटीज और लड़ने की ताकत को ज्यादा अहमियत देते हैं और वो बैन के इस अनोखे टैलेंट की कदर कभी पूरी तरह से नहीं कर पाते। दी थोड़ा चिढ़कर आर्ग्यू करता है कि बैन के पास कॉम्बैट स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है और वो शायद बाहर किसी भी वॉरियर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एस्पार्टा पलटकर जवाब देता है कि बैन की पावर लोगों की हिफाजत करने के लिए तो बेहतरीन है, पर इससे दूसरे इलाकों को जीता यानी कॉन्कर नहीं किया जा सकता। दी इसे अपनी पर्सनल इंसल्ट समझ लेता है और कहता है कि जंग का मतलब सिर्फ ढाल और तलवार का टकराना नहीं होता, उससे कहीं बढ़कर होती है स्ट्रैटेजी। जब बैन देखता है कि ये दोनों बड़े लोग जरूरत से ज्यादा सीरियस हो रहे हैं तो वो बीच में आकर उन्हें रुकने को बोलता है। वो समझाता है कि टैलेंट और उसके इस्तेमाल पर बहस करने से उनका कोई भला नहीं होने वाला और उन्हें बस इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो कुछ उनके पास है उससे अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाएं। दी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जोर से हंसने लगता है। वो बैन की बात से सहमत होते हुए कहता है कि बैन जहां भी जाए वो एक शानदार रूलर ही बनेगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि एक दिन बैन का साम्राज्य उसके बाप के इलाके को भी पीछे छोड़ देगा। पर हमारा बैन फिलहाल ब्रेकफास्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी है। वो टिल के बनाए हुए ब्रेकफास्ट का मजा लेता है और टिल भी खुश है कि उसे खाना पसंद आया क्योंकि उनके पास इंग्रेडिएंट्स की थोड़ी कमी चल रही है। तब बैन को रियलाइज होता है कि ये तो काफी चिंता वाली बात है और एस्पार्टा उसे बताता है कि गांव की डिफेंस सुधारना तो अच्छी बात है, पर अब उन्हें गांव की कमाई यानी इनकम के बारे में भी सोचना होगा। मर्चेंट्स के अलावा जो महीने में सिर्फ एक बार आते हैं उनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। बैन जवाब देता है कि वो फर्नीचर और कटलरी का ध्यान तो खुद रख सकता है और विलेजर्स इतनी सब्जियां तो उगा ही लेता है कि सबका पेट भर सके, तो फिलहाल काम चल जाएगा। एस्पार्टा बड़े आराम से अपनी मुंछों से ऑमलेट का एक टुकड़ा साफ करता है और बैन को बताता है कि यहाँ सीजनिंग्स यानी मसालों की काफी कमी है और उनके पास वो इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है जिनसे वो बेक डेजर्ट्स बन सकें जो बैन को इतने ज्यादा पसंद है। वैन ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और तुरंत टिल की तरफ ऐसे मुड़ता है जैसे उसने उसे धोखा दे दिया हो। अब भाई डिजर्ट और मसालों के बिना लाइफ तो बेकार है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी स्पेशल इंडस्ट्री सेटअप करेगा जिससे इस गांव में इतना पैसा आए कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। वो तुरंत अपनी टीम से आइडियाज मांगता है, जिस पर काम कहता है कि क्यों ना हमें नैनो क्यूब्स को बेचना शुरू करें क्योंकि ये मटेरियल तो एकदम रेवोल्यूशनरी है। लेकिन वैन तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि इन क्यूब्स को सिर्फ वही हैंडल कर सकता है। फिर टिल कहती है कि हम मॉन्स्टर्स का शिकार करके उनके मटेरियल्स बेच सकते हैं, पर वैन इसे भी मना कर देता है क्योंकि ये काम सिर्फ नाइट्स और एडवेंचरर्स ही कर सकते हैं, आम लोग नहीं। एस्पार्टा को लगता है कि इस गांव में कुछ स्पेशल ढूंढना काफी मुश्किल है, तो वैन डिसाइड करता है कि अब उसे अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। उसी दिन बाद में उसकी मुलाकात औरतों के ग्रुप के उस मोटे से बंदे फैटी से होती है। वो कहता है कि वैन, तुम्हारे सर्वेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि जब मैंने उनसे उनके वेपन्स दिखाने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया ताकि उनके वेपन्स खराब ना हो जाएं। वैन दोनों से थोड़ा निराश होता है और कहता है कि भाई वेपन्स तो चलाने के लिए होते हैं, अगर उन्हें बस संभाल कर रखोगे तो जरूरत पड़ने पर वो काम नहीं आएंगे। वैन उन्हें एनकरेज करता है कि अपने हथियार चलाओ। तभी वो मोटू एडवेंचरर और क्लेदर से बनी अपनी एक ढाल निकालता है। वो बड़े चौड़ में कहता है कि ये शील्ड बहुत मजबूत है और इससे वो उनके वेपन्स की पावर चेक कर सकता है, इसलिए वो उन्हें अटैक करने को कहता है। काम थोड़ा हिचकिचाते हुए मान जाता है और अपनी कटाना से उस ढाल पर एक हल्का सा टैप करता है। मिस्टर प्लस साइज्ड हंसते हुए कहता है कि ओए थोड़ा जोर तो लगाओ, ये कोई अटैक थोड़ी है। पर अगले ही पल उसकी फटकर हाथ में आ जाती है जब वो देखता है कि उसकी ढाल का एक हिस्सा कटकर नीचे गिर गया है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी इतनी महंगी ढाल एक झटके में बर्बाद हो गई। और ऊपर से वैन उसे बताता है कि वो तलवार जो मेटल की दिख रही है वो असल में सिर्फ लकड़ी वुड से बनी है। ये सुनकर वो मोटू बंदा बच्चों की तरह रोने लगता है, पर वैन तुरंत अपने मैजिक से उसकी शील्ड फिक्स कर देता है। तभी ऑर्थो वहां आता है और वैन से पूछता है कि क्या वो कुछ वैल्यूबल ओर्स खरीदना चाहेगा। वैन देखकर दंग रह जाता है कि वो रेयर मिनरल से भरी एक पूरी गाड़ी लेकर आया है। ऑर्थो समझाता है कि गांव के पास जो पहाड़ है वो ओर्स से भरे पड़े हैं और उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके पास आयरन ओर, कॉपर ओर, सिल्वर ओर है और थोड़ा सा सोना भी, पर सबसे कीमती चीज थी मिथ्रिल ओर, जिसे देखकर वैन पागल ही हो जाता है। वो हैरान है कि पहले किसी ने इन रिसोर्सेज को ढूंढा क्यों नहीं। तो ऑर्थो कहता है कि ये जगह इतनी दूर और इनकन्वीनियंट है कि किसी ने यहाँ आने की जहमत ही नहीं उठाई। इसके बाद वैन आयरन ओर पर काम शुरू करता है और उसे भी नैनो क्यूब में बदल देता है। वो मोटो एडवेंचरर ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वैन से पूछता है कि क्या वो इससे तलवारें बना सकता है। वैन को उसकी शील्ड तोड़ने का अभी भी थोड़ा बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसके लिए एक स्वॉर्ड बनाने को राजी हो जाता है। वो बंदा उससे एक शॉर्ट स्वॉर्ड और एक लॉन्ग स्वॉर्ड मांगता है। वैन पहले शॉर्ट स्वॉर्ड बनाता है और पूरे फोकस के साथ हर डिटेल इमेजिन करता है कि वो ड्यूरेबल, शार्प और दिखने में एकदम शानदार हो। वो एडवेंचरर स्वॉर्ड देखकर झूम उठता है और बाकी सब उसे घेर लेते हैं, जबकि वैन उसी डिजाइन की एक लॉन्ग स्वॉर्ड भी तैयार कर देता है।
ये देखकर बाकी एडवेंचरर्स के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सब वैन के पीछे पड़ जाते हैं कि उन्हें भी ऐसी ही तलवारें चाहिए। लेकिन क्योंकि ओर्स वही लाए थे, वैन डिसाइड करता है कि वो सबके लिए एक एक स्वॉर्ड बनाएगा। तभी प्लूरियल कहती है कि ये तलवारें मार्केट में बहुत महंगी बिक सकती हैं। वैन सोचता है कि अगर वो मिथ्रिल से स्वॉर्ड्स बनाए तो शायद कीमत और भी ज्यादा मिलेगी। तभी एस्पार्टा वहां पहुंचता है। वो मिथ्रिल और चेक करके बताता है कि ये बहुत रेयर है और अगर ये पहाड़ों के बाहर जंगल में ही मिल गया है तो इसका साफ मतलब है कि आसपास कोई डंजन है। वो समझाता है कि अगर यहाँ डंजन मिल गया तो ये गांव रातों रात फेमस हो जाएगा और हजारों लोग रोज यहाँ आने लगेंगे। ये इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, पर वैन जानता है कि फिलहाल वो इतने लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। ऊपर से उसे डर है कि डंजन के लालच में दुश्मन देश या पड़ोसी नोबल्स उन पर हमला कर देंगे। प्लूरियल कहती है कि अगर डंजन मिल गया तो वैन के पिता तुरंत नाइट्स भेजेंगे इस पर कब्जा करने के लिए। वैन दुखी होकर कहता है कि उसके पिता ने तो उसे डिसोन कर दिया है, तो अगर ये गांव इंपॉर्टेंट बन गया तो उसे फिर से कहीं और भेज दिया जाएगा। प्लूरियल अब समझ जाती है कि वैन पहले इस गांव को एक मजबूत टेरिटरी बनाना चाहता है, इससे पहले कि वो डंजन की खबर बाहर फैलाए। ऑर्थो वादा करता है कि वो उस तरफ नहीं जाएंगे जहां डंजन हो सकता है और उसके दोस्त भी मान जाते हैं। वैन उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इतना बड़ा राज छुपाया, भले ही डंजन ढूंढने में उनका ज्यादा फायदा होता। कुछ ही वक्त में वैन बेहतर मटेरियल से गांव का हुलिया बदल देता है, पर टिल को फिक्र है कि वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। तभी एक विलेजर भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि आर्मर्ड लिजर्ड मॉन्स्टर्स का एक झुंड गांव की तरफ बढ़ रहा है। वैन तुरंत सबको दीवारों के अंदर आने का ऑर्डर देता है और गेट लॉक कर देता है। विलेजर्स उन मॉन्स्टर्स को देखकर कांप रहे हैं, पर वैन उन्हें हौसला देता है कि अगर वो साथ मिलकर लड़ें तो वो किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। वैन की बातों से सब मोटिवेट हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपने गांव की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। वैन तुरंत उन्हें दीवारों पर जाने और बलिस्टे संभालने को कहता है। काम उसे बताता है कि ऑर्थो और उसका ग्रुप शिकार पर गए हैं, इसलिए किसी को कमान संभालनी होगी, और वैन खुद अपने सिटीजन्स के साथ ऊपर जाने का फैसला करता है। पर टिल रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। वैन भले ही कोई सिंप ना हो, पर वो उसे दुख नहीं देना चाहता, इसलिए वो डी से कहता है कि वो ऊपर जाए और उसे रियल टाइम सिचुएशन बताता रहे, जबकि वो खुद जमीन पर रहकर ऑर्डर्स देगा। डी उसका ऑर्डर मानता है और तुरंत दीवार पर चढ़ता है, पर सामने का नजारा देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो डी को बताता है कि लगभग 40 आर्मर्ड लिजर्ड्स उनकी तरफ बढ़ रही हैं और भाई उनकी ऊंचाई 8 मीटर्स के आसपास है, यानी फ्रीडम यूनिट्स में समझो तो 3 हाथी एक के ऊपर एक खड़े हों। ये देखकर डी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि बड़े बड़े वेटरन नाइट्स का ग्रुप भी एक अकेली आर्मर्ड लिजर्ड को गिराने में पसीने छोड़ देता है, और यहाँ उनके पास गिने चुने ट्रेन फाइटर्स ही हैं। वैन तुरंत कमान संभालता है और उसे जायंट क्रॉसबोज में लोहे के तीर आयरन एरोज लोड करने का ऑर्डर देता है, और डी बिना वक्त गवाए आगे बढ़ जाता है। उसके नाइट्स उसे वार्न करते हैं कि इन लिजर्ड्स की स्किन इतनी सख्त है कि नॉर्मल हथियार उनके स्केल्स को खरोच तक नहीं पाएंगे, और डी ये बात अच्छे से जानता है। वो कहता है कि अब तक उसने अपनी जिंदगी की सारी जंगें जीती हैं, पर इस बार वो अपने दिमाग की जगह वैन के दिमाग और उसके फैसले पर भरोसा करना चाहता है। वो सबको बलिस्ता लोड करने का हुक्म देता है और फिर जोर से चिल्लाता है, फायर। जैसे ही तीर लिजर्ड से टकराते हैं, वो एक पल के लिए गायब हो जाते हैं, और डी को समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि जहां जहां तीर लगे हैं वहां उन मॉन्स्टर्स के शरीर में बड़े बड़े छेद हो चुके हैं। वो आर्मर्ड लिजर्ड्स इनर्शिया की वजह से कुछ सेकंड्स तक आगे बढ़ती हैं और फिर ढेर होकर जमीन पर गिर जाती हैं, और पहली ही बार में गांव वाले 10 लिजर्ड्स को ढेर कर देते हैं। डी वैन के बनाए हथियारों की क्वालिटी देखकर दंग रह जाता है, और साथ ही उन विलेजर्स से भी काफी इंप्रेस होता है जो पता नहीं कैसे मेरे कॉल ऑफ ड्यूटी के रैंक्ड मैचेस वाले टीममेट से भी अच्छा एम कर रहे थे। वो सबको राउंड 2 के लिए तैयार होने को कहता है, पर नाइट्स बताते हैं कि अब हर बलिस्ता के लिए सिर्फ एक ही लोहे का तीर बचा है। डी कहता है कि जो है वही लोड करो और चला दो, और वो कुछ और लिजर्ड्स को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी लगभग आधी लिजर्ड्स बची हुई थी और उनका एमो खत्म हो चुका था। डी ये खबर वैन तक पहुंचाता है और वैन तुरंत इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि कैसे काम की लकड़ी की तलवार ने फैटी की हाई स्पेक शील्ड को मक्खन की तरह काट दिया था, और वो सोचता है कि शायद ये लकड़ी आर्मर्ड लिजर्ड्स पर भी काम कर जाए। वो डी को लकड़ी के तीर यूज करने को कहता है। नाइट्स को लगता है कि ये पागलपन है, क्योंकि लकड़ी भला उस स्टील जैसी सख्त स्किन के पार कैसे जाएगी। डी उन्हें चुप करा देता है और कहता है कि वैन ने पहले ही उन्हें कई बार गलत साबित किया है, इसलिए वो उस पर पूरा भरोसा करेगा। वो सबको विलेजर्स को लकड़ी के तीर लोड करके चलाने का ऑर्डर देता है, और हैरानी की बात यह है कि वो लकड़ी के तीर भी लिजर्ड्स के पार निकलने लगते हैं, भले ही वो बीच में अटक जाए। खुशकिस्मती से वो तीर उनके वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच रहे थे और उन्हें तुरंत ढेर कर रहे थे, और अब डी समझ गया था कि उन्हें हरा पाना नामुमकिन है। वो विलेजर से कहता है कि फिर से लोड करो और फायर करो, क्योंकि आज रात सबको लिजर्ड मीट की दावत मिलने वाली है। गांव वाले उसकी बात मानते हैं और आर्मर्ड लिजर्ड्स पर तीरों की बारिश कर देते हैं, जिससे जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी साफ हो जाती हैं। डी बड़े गर्व से वैन और बाकी सबके सामने अपनी जीत का ऐलान करता है, और सब जोर जोर से जश्न मनाने लगते हैं। टिल वैन को जोर से गले लगा लेती है, जबकि वैन अभी भी ये प्रोसेस कर रहा है कि उसके लकड़ी के हथियार इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स पर कैसे काम कर गए। दीवार के ऊपर खड़े नाइट्स डिस्कस करते हैं कि उनकी साइड से एक भी बंदा घायल नहीं हुआ और एमो भी काफी बचा है। डी को लगता है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई कि उसे थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, पर यह इस बात का सबूत था कि वैन की एबिलिटी कितनी ओपी है।
थोड़ी देर बाद गांव वाले उन लिजर्ड्स की बॉडीज को प्रोसेस करना शुरू करते हैं ऑर्थो की पार्टी की देखरेख में, जो काफी देर से वापस लौटे थे। ऑर्थो ने बताता है कि आंखें, दांत, खाल और मैजिक कोर को संभाल कर रखो, जबकि मीट को खाने के लिए स्टोर करो। वो कहता है कि आमतौर पर इन लिजर्ड्स को प्रोसेस करने में बहुत वक्त लगता है और मीट खराब हो जाता है, पर वैन के बनाए नाइफ्स की वजह से ये काम मक्खन की तरह हो रहा है। तभी वैन वहां आता है और मीट का पहाड़ देखकर फैसला करता है कि वो इस जीत की खुशी में एक शानदार पार्टी देंगे। रात को जश्न शुरू होता है और लोग जी भरकर मीट खाते हैं। ऑर्थो का ग्रुप वैन से बात करते हुए कहता है कि उनके बनाए हथियार कमाल के हैं। डी ये सुन लेता है और थोड़ा जलकर वैन से पूछता है कि क्या उसने पहले एडवेंचरर्स के लिए हथियार बनाए थे। ऑर्थो और उसके दोस्त अपनी तलवारें दिखा दिखाकर शो ऑफ करने लगते हैं। डी को थोड़ी जलन होने लगती है और वैन से कहता है कि मेरे लिए भी एक स्वॉर्ड बना दो, और उसके लिए वो ब्लैंक चेक देने को भी तैयार है। बाकी नाइट्स भी वैन से हथियार मांगने लगते हैं और वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि वो उनसे पैसे नहीं ले सकता, पर अभी वो थोड़ा बिजी है। वो वादा करता है कि गांव के मामले सुलझते ही वो उनके लिए नया गियर बनाएगा और नाइट्स इससे खुश हो जाते हैं। इसके बाद ऑर्थो वैन को बताता है कि वैसे तो एक आर्मर्ड लिजर्ड 20 गोल्ड कॉइन्स में बिकती है, पर क्योंकि मीट खराब हो जाएगा तो उन्हें लगभग 8 गोल्ड कॉइन्स पर लिजर्ड मिल सकते हैं। ये फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट था और वैन सोचने लगता है कि वो इतने सारे पैसों का क्या करेगा। तभी एस्पार्ता एक बुरी खबर देता है कि अगर कोई गांव 100 गोल्ड कॉइन से ज्यादा कमाता है तो उसका आधा हिस्सा टैक्स के रूप में मार्किस को देना पड़ता है। ये सुनकर वैन को ऐसा लगता है जैसे उसकी लाइफ की सारी सेविंग्स किसी क्रिप्टो स्कैम में उड़ गई हो, और वो पूछता है कि क्या टैक्स चोरी करने का कोई रास्ता है। एस्पार्ता मना कर देता है क्योंकि इतने सारे मटेरियल की सेल छुपाना नामुमकिन है और वैन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। पर उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि उसके बाप को इस गांव की अहमियत पता चल जाएगी और वो उसे फिर से किसी दूर दराज जगह भेज देगा। अचानक एस्पार्ता को एक सोल्यूशन सूझता है। वो कहता है कि वो जलपा के बजाय सीधा मिर्सिया को रिपोर्ट कर सकते हैं। वैन को समझ आता है कि वो इन लिजर्ड्स को हराने का सारा क्रेडिट अपने बड़े भाई को दे सकते हैं, जिससे उनकी हरकतें छुपी रहेंगी और वो इसी गांव में और वक्त तक रुक पाएंगे। अगले दिन 2 मर्चेंट्स गांव आते हैं और सामने इतनी बड़ी किले जैसी दीवार देखकर उनके तोते उड़ जाते हैं। वो एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं कि गूगल मैप्स गलत पड़ा और रास्ता भटक गए। तभी वैन गेट के ऊपर प्रकट होता है और उनका स्वागत करता है। मर्चेंट्स हैरान है क्योंकि वो वैन को मार्किस के जीनियस बेटे के रूप में पहचानते हैं और सोचते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अपना इंट्रो बेल और रैंगो के रूप में देते हैं, जो मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स से है, और वैन उन्हें अंदर बुला लेता है। जैसे ही वो दोनों भाई वेयरहाउस पहुंचे, आर्मर्ड लिजर्ड्स का ढेर देखकर उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने छोटे गांव ने इतने सारे मॉन्स्टर्स का शिकार किया है। पर वैन बस ये जानना चाहता है कि क्या वो ये सब खरीद सकते हैं। मर्चेंट्स तुरंत हाँ कह देते हैं, पर वैन से 1 महीने का वक्त मांगते हैं क्योंकि उन्हें इस सब की इवैल्यूएशन और ट्रांसपोर्ट के लिए एक पूरी टीम बुलानी पड़ेगी। वैन इस बात पर राजी हो जाता है और उनसे कहता है कि वो थोड़ा मीट फ्री में ले जाएं, क्योंकि अभी उसके पास कोई फ्रिज बनाने की टेक्निक नहीं है और ये सब यूं ही सड़ जाएगा। फिर वो उन दोनों भाइयों को कुछ वेपन्स दिखाता है जो सेल के लिए हैं, और भाई उनकी क्वालिटी देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो बिना किसी बार्गेनिंग के वैन की मांगी हुई कीमत पर तुरंत मान जाते हैं और वैन उनसे कहता है कि वो इन हथियारों को मार्केट में प्रमोट करें। लेकिन दोनों भाई थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं और वैन समझ जाता है कि ये नूब्स खुद को बहुत बड़ा प्रो समझ रहे हैं और सोचते हैं कि वो उसकी स्वॉर्ड्स की ट्रेड पर कब्जा यानी कि मोनोपोलाइज कर लेंगे। वो उन्हें समझाता है कि अगर वो इसे राज रखने की कोशिश भी करें तो भी लोग इस गांव का पता लगा ही लेंगे, क्योंकि उनका रूट फॉलो करना आसान है। ये सुनकर दोनों भाई शॉक हो जाते हैं। तब वैन उन्हें बताता है कि एक और रास्ता है जिससे वो इनसेन प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो इस बारे में जानने के लिए एकदम बेताब हो जाते हैं और वैन उन्हें ऑफर देता है कि वो इसी गांव में अपनी एक दुकान खोल लें। दोनों भाई तुरंत इस ऑफर को लपक लेते हैं और वैन के आगे झुककर अपना एहसान जताते हैं। वैन उन्हें कहता है कि वो अभी की अभी अपनी शॉप खड़ी करें। इससे पहले कि उन्हें समझ आए कि वो क्या कह रहा है, वैन उनके लिए उनके सपनों जैसी एक शानदार शॉप बना देता है और कहता है कि वो उनके साथ बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड है। कुछ ही देर बाद वैन के पास 2 ऐसे मेहमान आते हैं जिनकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। एक नोबल लड़की है जो लगभग उसी की उम्र की है, और दूसरी एक बैड एस नाइट मॉमी जो उसकी हिफाजत कर रही है। ये नाइट मॉमी पहले से ही काफी जजमेंटल है और ऐलान करती है कि वो पता लगाकर रहेगी कि वैन सच में कोई जीनियस है या बस शो ऑफ कर रहा है। इसी बीच वैन को एस्पार्ता से ढेर सारा होमवर्क मिल रहा है। वो उसे 10,000 लोगों के रहने लायक एक सिटी प्लान करने को कहता है, क्योंकि जिस रफ्तार से गांव डेवलप हो रहा है ये जल्द ही एक शहर बन जाएगा। वो वैन से पूछता है कि उसे कैसा फोर्ट्रेस सिटी चाहिए, ये बताते हुए कि स्क्वायर शेप्ड फोर्ट्रेसेस सबसे कॉमन है। मगर वैन तो ठहरा एक्स्ट्रा। वो कहता है कि उसे एक स्टार शेप्ड फोर्ट्रेस बनाना है, क्योंकि इससे दुश्मनों को उन डिफेंस पॉइंट्स को पार करने में बहुत वक्त लगेगा जो वो किले के चारों तरफ सेट करेगा। एस्पार्ता को ये आइडिया पसंद आता है और वैन की मदद करने लगता है। तभी रेड हेड नाइट कमरे में घुसती है और बताती है कि पड़ोसी फर्डिनांडो काउंटी से एक एमिसरी उनसे मिलने आया है। वैन उन्हें अंदर बुलाता है और वो वही नोबल लड़की और मॉमी नाइट निकलती हैं। वैन उनका स्वागत करता है और वो मॉमी अपना इंट्रो मीरा के रूप में देती है, जो एक नाइट से प्रमोशन पाकर अब एक वाइस काउंटेस बन चुकी है। लड़की थोड़ा नर्वस होकर अपना नाम आर्ट बताती है, जो काउंट फर्डिनांडो की सबसे छोटी बेटी है, और वैन उन्हें बैठने को कहता है। मीरा तुरंत वैन से पूछती है कि उसके हिसाब से वो यहाँ क्यों आई है। वैन बिना डरे कहता है कि वो उसे असेस करने आई हैं, ताकि अगर वो कोई खतरा लगे तो उसे अपनी तरफ कर सकें। ये सुनकर मीरा हंसने लगती है क्योंकि वैन का निशाना एकदम सही था।
वो बताती है कि काउंट को लगता है कि मार्किस जाल्पा ने अपने जीनियस बेटे को यहाँ इसलिए भेजा है ताकि वो उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर सकें। लेकिन मीरा का मानना है कि वैन को यहाँ इसलिए भेजा गया है क्योंकि उसके पास एलिमेंटल मैजिक नहीं है। वैन सच बोलने का फैसला करता है और बताता है कि एलिमेंटल मैजिक वाली बात सही है, पर वो यहाँ जंग के लिए नहीं आया है, उसे बस उसके बाप ने निकाल दिया है। मीरा को इस बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि वैन ने इतने कम समय में गांव को इतना डेवलप कर दिया है। उसे लगता है कि वैन के साथ 5000 सोल्जर्स भेजे गए हैं ताकि इस गांव को एक मिलिट्री बेस बनाया जा सके। वैन ये सुनकर जोर से हंसने लगता है और माफी मांगते हुए मीरा को बताता है कि उसे घर से सिर्फ उसके सामान और काम के साथ धक्के देकर निकाला गया था और कोई उसे बाय कहने तक नहीं आया। मीरा हैरानी से पूछती है कि क्या वो इस बटलर और डेप्यूटी नाइट कमांडर को देखकर हेल्यूसिनेट कर रही है। तब डी बताता है कि वो अपनी मर्जी से वैन की ट्रेनिंग पूरी करने आया है और उसने नाइट कमांडर के वापस आने के ऑर्डर्स को भी इग्नोर कर दिया है। एस्पार्टा भी बताता है कि उसने रिटायरमेंट ले ली है और अब वो हॉबी के तौर पर वैन को पढ़ा रहा है। और टिल कहती है कि वो हमेशा वैन की सेवा करना चाहती है क्योंकि वो हर किसी के साथ तमीज से पेश आता है। लेकिन इतनी तेजी से डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये अभी भी एक राज था। तो वैन उन्हें एक डेमो देने का फैसला करता है। वो गांव के बाहर ले जाता है और एस्पार्टा से मिट्टी की एक दीवार बनाने को कहता है ताकि वो उसे एक फोर्ट्रेस ग्रेड वॉल में बदल सके। मीरा बटलर के मैजिक से इंप्रेस तो होती है, पर कहती है कि ये दीवार माना खत्म होते ही ढेर हो जाएगी। वैन तुरंत अपना मैजिक यूज करता है और उस मिट्टी की दीवार को सॉलिड कंक्रीट में बदल देता है और फिर कुछ वुड नैनो क्यूब से एक गेट तैयार कर देता है। मीरा और आर्ट ये देखकर दंग रह जाती हैं और वैन से उसके मैजिकल एट्रीब्यूट के बारे में पूछती हैं। वो जवाब देता है कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है जिसे सबसे बेकार समझा जाता है और इसी वजह से उसे यहाँ एग्जाइल किया गया है। ये सुनकर आर्ट को अपनी बदकिस्मती भरी जिंदगी याद आ जाती है। फिर मीरा अपने दूसरे एजेंडा पर आती है। वो वैन को बताती है कि उसे यहाँ आर्ट का रिश्ता यानी कि मैरिज प्रपोजल लेकर भेजा गया है। वैन समझ जाता है कि काउंट अपनी बेटी उसे इसलिए देना चाहते हैं ताकि वो उनकी टेरिटरी पर हमला न करें। वो मीरा से कहता है कि शादी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसी से झगड़ा नहीं चाहता और वो बस यहाँ एक सुकून भरी जिंदगी बिताना चाहता है। मीरा उसे बताती है कि पहले वो नहीं चाहती थी कि आर्ट की एंगेजमेंट किसी गुमनाम गांव के लॉर्ड से हो क्योंकि ऐसी घटिया जगह पर वो खुश नहीं रह पाएगी, पर वैन का पोटेंशियल और उसका कैरेक्टर देखकर अब वो इस शादी के सपोर्ट में है। वो वैन की इंटेलिजेंस, करिश्मा और उसके विल पावर की तारीफ करने लगती है और कहती है कि अगर ये लीगल होता तो वो खुद उससे शादी कर लेती। वैन एक मॉमी वाइफू का ख्याल से एक्साइटेड तो होता है, पर बदकिस्मती से उसे अभी सिर्फ आर्ट ही मिल सकती है। मीरा आर्ट से पूछती है कि क्या वो वैन से शादी करना चाहती है क्योंकि उसे इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। आर्ट शर्मा के कहती है कि वैन एक अच्छा लड़का है, पर उसने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। वैन भी उसे कहता है कि वो अपना वक्त ले क्योंकि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। मीरा बताती है कि वो रात भर गाँव में ही रुकेंगी ताकि वो आराम से सोच सके। वैन थोड़ा शॉक्ड होता है, पर जब मीरा मैंशन में कमरे के बारे में पूछती है तो वो उनके लिए एक शानदार इन यानी होटल बनाने का फैसला करता है। इसके बाद वो डिनर करते हैं और वैन उस लड़की के बारे में और जानने की कोशिश करता है जो शायद उसकी फ्यूचर वाइफू बन सकती है। वो बताती है कि उसे फूल और डॉल्स जैसी क्यूट चीजें पसंद है और वैन उन डॉल्स को देखने की इच्छा जताता है। आर्ट खुश है कि कोई उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और वो अपनी कैरेज में रखी डॉल्स दिखाने के लिए मान जाती है। बाद में वैन उन्हें इन तक छोड़ने जाता है और मीरा उन दोनों बच्चों को अकेला छोड़ देती है ताकि वो बात कर सकें। आर्ट वैन को नाइस गाय बोलकर अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। वैन वापस मैंशन आता है जहां एस्पार्टा उसे समझाता है कि क्योंकि काउंट ने अपनी बेटी को एक नेमलेस विलेज के लॉर्ड से शादी के लिए भेजा है, इसका मतलब है कि उसके पास भी कोई एलिमेंटल मैजिक नहीं है। वैन को रियलाइज होता है कि आर्ट को भी उसकी तरह घर से निकाल दिया गया है और वो डिसाइड करता है कि अगर वो चाहे तो गाँव में रुक सकती है, भले ही उनकी एंगेजमेंट ना हो। अगली सुबह टिल और काम वैन को जल्दी में जगाते हैं और वो गुस्से में उनसे वजह पूछता है क्योंकि वो अपने सपने में सिडनी स्विनी को किस करने ही वाला था। टिल उसे समझाती है कि असल जिंदगी में उसके पास इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और डी और एस्पार्टा पहले ही मौके पर पहुंच चुके हैं। वैन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसे ढंग से बताएं तो सही कि हो क्या रहा है। तब टिल कहती है कि उसे सब कुछ लेक वैन पहुंचकर खुद ही पता चल जाएगा, वही झील जो उसने कुछ दिन पहले बनाई थी। वैन ये जानकर काफी शॉक हो जाता है कि गांव वालों ने उस झील का नाम उसके नाम पर रख दिया है और वो तुरंत अपने दिमाग में एक नोट बनाता है कि उन्हें गांव का नाम अपने नाम पर रखने से रोकना होगा। वो जल्दी ही झील के किनारे पहुंचता है जहां पूरा गांव पहले से ही जमा था। डी उसे सीधा उस हंगामे की वजह तक ले जाता है जो असल में झील में छुपी एक नन्ही सी मरमेड थी। एस्पार्टा वैन को बताता है कि मरमेड्स आमतौर पर घने जंगलों की खूबसूरत नदियों में रहती हैं जहां इंसान उन्हें गंदा करने के लिए नहीं पहुंच सकते, लेकिन वैन की बनाई इस झील में कुछ मरमेड्स प्रकट हो गई हैं और कोई समझ नहीं पा रहा कि इतनी रेयर स्पीशीज इतनी दूर यहां तक कैसे आई। वैन फैसला करता है कि वो खुद मरमेड से बात करके उसके यहाँ आने का कारण जानेगा, पर वो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। वो सोचता है कि क्या ये बहरी है या इसे इंसानी जुबान समझ नहीं आती। फिर वो एक ऐसा नुस्खा निकालता है जो पक्का काम करेगा। वो टिल और काम को ढेर सारा मीट लाने का ऑर्डर देता है क्योंकि जैसा वैन ने सोचा था, खाने की भाषा हर कोई समझता है। रोस्टेड मीट को देखकर मरमेड उसकी तरफ तैरती हुई आती है और पूछती है कि क्या वो सच में इसे खा सकती है। वैन कहता है कि ये शक तुम्हारा ही है, और जैसे ही मरमेड उसे खाती है उसे एहसास होता है कि ये तो उसी आर्मर्ड लिजर्ड का मांस है। वो पूछती है कि इन खतरनाक लिजर्ड्स को किसने हराया
और इससे पहले कि वैन हम्बल बनकर गांव की टीम वर्क को क्रेडिट देता, सब लोग एक सुर में चिल्ला उठते हैं कि ये सब अकेले वैन ने किया है। मर्मेड ये जानकर काफी सैटिस्फाइड लगती है और वो तुरंत पानी के अंदर जाकर गायब हो जाती है। वैन सोचता है कि शायद वो जल्दी वापस आएगी, पर एस्पार्टा को ऐसा नहीं लगता क्योंकि मर्मेड्स बिग फुट से भी ज्यादा शाय होती हैं। पर हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन पूरा का पूरा मर्मेड क्लैन वैन के दरवाजे पर हाजिर हो जाता है और उन्हें देखकर वैन के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद वो इसलिए आए हैं क्योंकि उसने आर्मर्ड लिजर्ड्स को हराया था, और वो सोचता है कि क्या ये मर्मेड्स उन बड़े स्केली मॉन्स्टर्स की पूजा करती हैं। एस्पार्टा उसके इस आइडिया को एकदम बकवास बताता है और कहता है कि बेहतर होगा अगर हम सीधा उनसे ही पूछ लें। तभी मर्मेड्स का वो बड़ा और डरावना सा दिखने वाला लीडर आगे आता है और वैन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने कल उसकी बेटी के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। वैन कहता है कि मोस्ट वेलकम, और फिर मर्मेड किंग पूछता है कि क्या सच में उसने उन आर्मर्ड लिजर्ड्स को धूल चटाई है। वैन हाँ तो कहता है, पर साथ में ये भी ऐड करता है कि ये एक टीम एफर्ट था। मगर उसकी ये बात कोई नहीं सुनता और सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने इतने ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा दिया। मर्मेड किंग अचानक वैन को एक हीरो घोषित कर देता है और ऐलान करता है कि उसे उसकी बेटी लोटा से शादी करने की इजाजत है। वैन ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और मर्मेड किंग उससे पूछता है कि क्या उसे लोटा पसंद नहीं आई। वो उसे यकीन दिलाता है कि जब लोटा बड़ी होगी तो वो सबसे बड़ी मम्मी बनेगी। लेकिन वैन सिर्फ प्रेजेंट को देख रहा है और वो मर्मेड किंग से कहता है कि उसकी बेटी अभी महज एक बच्ची है। वो कहता है कि लोटा को अभी शादी का एस भी नहीं पता, जबकि दूसरी तरफ वो लड़की उसे हमेशा के लिए बांधने की कोशिश कर रही है। वो किंग से पूछता है कि आखिर क्या वजह है जो वो उसका रिश्ता ऑफर कर रहे हैं। मर्मेड किंग बड़े दुख के साथ जवाब देता है कि उन्हें इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं है, पर हाल ही में आर्मर्ड लिजर्ड्स ने उनके इलाके में घुसकर उनके बहुत से लोगों को मार दिया है। इसलिए वो अपनी बेटी का हाथ किसी भी ऐसे हीरो को देने को तैयार है जो उन्हें हरा सके। वैन अब उनका लॉजिक समझ जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें अपने लोगों की हिफाजत के लिए बेटी का सौदा करने की जरूरत नहीं है। वो मर्मेड किंग से कहता है कि लोटा को बड़ी होकर अपनी मर्जी से शादी करने दें क्योंकि वो उनकी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते करेगा। मर्मेड किंग पूछता है कि क्या उनके लोग इस झील में रह सकते हैं, और वैन तुरंत उन्हें अपने गांव का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो जाता है। वो झील के बीचों बीच तुरंत 2 शानदार फ्लोटिंग हाउसेस बना देता है और मर्मेड्स को वहां एकदम घर जैसा फील होने लगता है। तभी एस्पार्टा वैन को याद दिलाता है कि उन्हें सीवेज यानी गंदगी का कुछ करना होगा, और ये सुनकर मर्मेड किंग थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। वैन उन्हें अपने गांव की आर्किटेक्चर समझाता है कि कैसे वो एक जॉइंट फ्लश सिस्टम यूज करके सारा कचरा सीवर्स के रास्ते दूर भेज देते हैं। मर्मेड किंग मदद का ऑफर करता है क्योंकि उसके लोग वाटर बेंडिंग में माहिर हैं और उनकी वजह से वैन का काम बहुत आसान हो जाता है। मर्मेड किंग कहता है कि सीवेज फ्लशिंग का काम अब से उनका है क्योंकि एक सेफ जगह के बदले वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तभी वहां आर्ट और मम्मी मीरा पहुंचती हैं और मर्मेड्स को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। मर्मेड किंग अचानक वैन को अपना दामाद कहकर पुकारता है और मदद के लिए थैंक यू कहता है, जिसे सुनकर दोनों इंसान लड़कियां शॉक हो जाती है। मीरा वैन से पूछती है कि क्या उसने मर्मेड से शादी कर ली, जबकि लाइन में पहला नंबर 8 का था। इससे पहले कि वैन ये कंफ्यूजन दूर करता, लोटा बड़े गर्व से ऐलान कर देती है कि वो वैन की पत्नी है। इस वजह से वैन और आर्ट के बीच माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है, इसलिए वो अगले दिन उसे बोटिंग सेशन पर बुलाता है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सके। आर्ट उसे बताती है कि उसने पहले ही मम्मी से सारी डिटेल सुन ली है, इसलिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैन ये सुनकर चैन की सांस लेता है और फिर आर्ट उसकी तारीफ करने लगती है कि कैसे उसने एक पूरी झील बना दी और गांव को इतना डेवलप कर दिया। तभी लोटा वहां वैन को ग्रीट करने आती है और जब वो उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है तो वो जलने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में तो वैन उसका पति बन चुका है। अचानक ढेर सारे मर्मेड बच्चे भी बोट के पास आ जाते हैं और वैन को मीट लॉर्ड कहकर पुकारने लगते हैं। वो मस्ती में बोट को इतना जोर से हिलाते हैं कि आर्ट अचानक फिसलकर वैन के ऊपर गिर जाती है। बच्चे सीन को बड़े मजे से देखते हैं। आर्ट नर्वस हो जाती है, पर लोटा और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। वो फिर से वैन से पूछती है कि अजनबी लड़की उसके पति के साथ क्या कर रही है। वैन उसे याद दिलाता है कि उसने उसके पिता का ऑफर ठुकरा दिया था, इसलिए उनकी एंगेजमेंट तक नहीं हुई है। लोटा बस मुंह फुलाकर पानी के अंदर चली जाती है और बाकी मर्मेड बच्चे वैन पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने उनकी प्रिंसेस को रुलाया है। वो बोट को इतना जोर से हिलाने लगते हैं कि आर्ट डर के मारे वैन को कस के पकड़ लेती है। वैन उन बच्चों को मीट की रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल नहीं मानते। बाद में खुद मर्मेड किंग वैन का सामना करने आता है और वैन बेचारा उसके सख्त एक्सप्रेशन को देखकर थर थर कांपने लगता है। मर्मेड किंग कहता है कि उसने लोटा से सुना है कि वैन किसी और लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, जबकि उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी है। आर्ट ये सुनकर डर जाती है, पर वैन तुरंत साफ कर देता है कि उसने लोटा से शादी के लिए कभी हाँ नहीं बोला। लेकिन भाई मर्मेड किंग लॉजिक सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो ऐलान कर देता है कि मरफोक और वैन के लोगों के बीच एक तगड़ा कंपटीशन होगा। अगर मर्मेड्स जीत गईं तो वैन को ऑफिशियली लोटा के साथ अपनी शादी कबूल करनी पड़ेगी। वैन मना करने ही वाला होता है कि तभी डी अचानक उसकी तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। डी वैन से वादा करता है कि नाइट ऑर्डर का डेप्यूटी कमांडर होने के नाते वो उसे पक्का जीत दिलवाएगा। यहां तक कि एस्पार्टा भी पहली बार डी से अग्री करता है, ये कहकर कि जितनी जल्दी ये लफड़ा खत्म हो, वैन के पास अपनी पढ़ाई के लिए उतना ही ज्यादा वक्त बचा रहेगा।
मम्मी मीरा भी वहीं पास थीं और वो भी इस आइडिया को थम्स अप दे देती हैं। वैन कहता है कि अगर वो हार गया तो उसे तुरंत शादी करनी पड़ेगी, पर टिल और काम उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसके हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि डी को हर वक्त उसकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने से कैसे रोके, और आखिर में वो इस कंपटीशन के लिए मान जाता है। मर्मेड किंग कहता है कि फेयर रहने के लिए हम 3 इवेंट्स करेंगे, और वो वैन को पहला इवेंट चुनने का मौका देता है। अब देखो, बजाय कुछ ऐसा चुनने के जहां उसका क्लियर एडवांटेज हो, वैन वाटर पोलो का गेम चुनता है। ये दोनों साइड्स के लिए बराबर का मुश्किल होने वाला था, क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं था कि इसे खेलते कैसे हैं। वैन पहले पॉन्ड के बीच में एक पूल बनाता है और सबको रूल समझाना शुरू करता है। स्पार्टा हैरान है क्योंकि उसने कभी ऐसे गेम के बारे में सुना नहीं, और टिल कहती है कि वैन सच में महान है क्योंकि उसे वो चीजें भी पता है जो पुराने बटलर को नहीं मालूम। खैर, मम्मी मीरा वैन से कहती है कि जो स्विमसूट्स उसने बनाए हैं वो इस एनिमे में गूनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी सही है, जबकि डी किसी जिम ब्रो की तरह अपने मसल्स फ्लेक्स करने में बिजी है। वैन मीरा से पूछता है कि क्या वो गेम में हिस्सा लेगी। वो हाँ कहती है, क्योंकि वो चाहती है कि वैन मर्मेड प्रिंसेस के बजाय आर्ट से शादी करे, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगी। जल्द ही गेम शुरू होता है, जिसमें मीरा और टिल वैन के गांव को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि लोटा और उसके डैड मर्मेड्स की तरफ से खेल रहे हैं। जैसे ही गेम शुरू होता है, मर्मेड किंग एक शानदार सर्विस एस स्कोर करता है। जल्द ही दोनों मर्मेड्स इंसानों पर भारी पड़ने लगती हैं, जो कि किसी दिमाग वाले बंदे के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हाफ टाइम तक पॉइंट्स का गैप देखकर टिल अपनी उम्मीद खोने लगती है, पर मीरा ये सुनकर भड़क जाती है। वो पूछती है कि क्या वैन के लिए उसकी लॉयल्टी इतनी कमजोर है जो एक छोटे से चैलेंज से हार मान लेगी। उसके वर्ड्स टिल में एक नई आग भर देते हैं, और सेकंड हाफ में वो दोनों मिलकर मर्मेड से पॉइंट्स वापस छीनने लगती हैं। एक खतरनाक सेकंड हाफ के बाद दोनों टीम्स मैच पॉइंट पर पहुंच जाती हैं, और सब कुछ अगले पॉइंट पर टिका होता है। मीरा मर्मेड किंग के स्पाइक को ब्लॉक करने के लिए छलांग लगाती है, पर वो उसे पार कर लेता है, और टिल भी उसे डिफेंड नहीं कर पाती। इसके साथ ही मर्मेड्स पहला राउंड जीत जाती हैं। टिल का दिल टूट जाता है, पर मीरा बिल्कुल मेरे उस कजिन की तरह एक्ट करती है जो 8वीं बार हाईक्यू बिंज वॉच कर रहा हो। वैन को उसे इतना होपफुल देखकर बिल्कुल खुशी नहीं होती, क्योंकि वो पहला गेम हार चुके हैं। फिर मर्मेड किंग उसके पास दूसरे गेम का आइडिया लेकर आता है। वो इसे सिंपल रखता है और कहता है कि हम एक स्विमिंग रिले रेस करेंगे। वैन को रियलाइज होता है कि अब तो वो गया, क्योंकि पानी में मर्मेड्स को हराना नामुमकिन है। मगर डी कहता है कि ये तो सुपर इजी, बेयरली एन इनकन्वीनियंस, और काम भी टीम में शामिल होने के लिए आगे आता है। जल्द ही कंपटीशन शुरू होता है। लोटा और काम डाइव लगाते हैं, और जैसा सबने सोचा था, लोटा तुरंत एक अच्छी लीड बना लेती है। काम उसे पकड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, पर लोटा तो बड़े आराम से तैर रही है। वो अपने टीममेट को टैग करने के लिए पानी के नीचे और भी तेज तैरने लगती है। काम किसी तरह उसके पीछे पीछे पहुंचता है, और जैसे ही वो डी को टैग करता है, असली खेल शुरू होता है। डी बटरफ्लाई स्ट्रोक करना शुरू करता है, जो स्विमिंग का सबसे मुश्किल तरीका है, और वैन सोचता है कि इसने फ्रंट क्रॉल के बजाय ये क्यों चुना। बाकी नाइट्स बताते हैं कि बटरफ्लाई स्ट्रोक से डी अपने मसल्स का पूरा पावर यूज कर सकता है। वो एक मोटर बोट की तरह तेजी से आगे बढ़ता है, मर्मेड को पीछे छोड़ता है और कंपटीशन जीत जाता है। मर्मेड किंग को यकीन नहीं होता कि वो स्विमिंग में हार गए, पर डी को अपनी उपलब्धि यानी अचीवमेंट पर बड़ा गर्व है। वो खुशी खुशी पॉन्ड से बाहर निकलता है, पर उसे यह एहसास नहीं होता कि वो इतनी तेज तैरा था कि वाटर प्रेशर की वजह से उसके स्विमसूट के चिथड़े उड़ गए हैं। उसके बाद मर्मेड किंग वैन के पास आता है, अभी भी अपनी हार को हजम नहीं कर पा रहा, पर मामले को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए तैयार है। वो वैन से कहता है कि वो तीसरा और आखिरी गेम चुने, और वैन एक ऐसा आइडिया निकालता है जो दोनों साइड्स के लिए एकदम फेयर हो। वो एक आइस शेविंग मशीन बनाता है और प्लूरियल से कुछ बर्फ तैयार करने को कहता है, जिसे वो शेव करके उस पर फ्लेवर्ड सिरप्स डालता है। सब कंफ्यूज है कि आखिर करना क्या है। तब वैन बताता है कि आखिरी कंपटीशन शेव्ड आइस ईटिंग कॉन्टेस्ट है, और वो खुद इसमें हिस्सा लेगा। वो एक पार्टनर मांगता है, और आर्ट अपना हाथ उठाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जल्द ही सब लोग मर्मेड के रेस्ट हाउस में जमा होते हैं, और चारों पार्टिसिपेंट्स के हाथ में शेव्ड आइस का एक बड़ा बोल होता है। वैन सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जबकि मीरा आर्ट से कहती है कि अभी भी वक्त है, वो उसकी जगह ले सकती है। पर आर्ट अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए लड़ना बंद नहीं करती, और जैसे ही स्पार्टा इशारा देता है, सब लोग तेजी से शेव्ड आइस खाना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक भी बंदा उस ब्रेन फ्रीज से नहीं बचता जो बर्फ खाने से होता है, लेकिन मर्मेड किंग ने ठान ली है कि वो लोटा की शादी वैन से करवा कर रहेगा। वो ब्रेन फ्रीज को बर्दाश्त करता है और बर्फ खाता रहता है, और लोटा भी उसके पीछे पीछे वही करती है। वैन को लगता है कि अब वो हारने वाले हैं, तभी आर्ट अपने ब्रेन फ्रीज से निकलकर एक एक चम्मच करके बर्फ खाना शुरू करती है। इससे वैन को हिम्मत मिलती है, और वो भी फिर से खाने में लग जाता है। कुछ मिनट की सबसे इंटेंस आइस ईटिंग कॉन्टेस्ट के बाद वैन और आर्ट अपने बोल्स खत्म कर लेते हैं और कंपटीशन जीत जाते हैं। मर्मेड किंग बड़े दिल से अपनी हार कबूल करता है, और वैन खुश है कि अब उस पर लोटा से शादी का दबाव नहीं रहेगा। फिर भी मर्मेड किंग उसे अभी भी दामाद यानी सन इन लॉ ही बुलाता है,
और कहता है कि उसने खुद को उसकी बेटी के और भी ज्यादा लायक साबित कर दिया है। वो ये कहकर अपने घर चला जाता है और बेचारा वैन सोच में पड़ जाता है कि भाई अगर रिजल्ट्स यही रहने थे तो इस कंपटीशन का मतलब क्या था। तभी जरूरत से ज्यादा बर्फ खाने की वजह से वॉन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और सब लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए। दूसरी तरफ मीरा आर्ट से कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, पर आर्ट बस दूर से वॉन को निहाल रही है जो अपने लॉयल दोस्तों से घिरा हुआ है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वॉन को इतना सारा प्यार और अटेंशन कैसे मिलता है, क्योंकि उसे तो बचपन से ही हमेशा निग्लेक्ट किया गया है। जब वो छोटी थी उसके पिता हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे और उनके पास उसके लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। उसकी माँ को भी बच्चा पालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने आर्ट को एक नैनी के भरोसे छोड़ा और खुद यूरोप में बैकपैकिंग करने निकल गई। जैसे जैसे वो बड़ी हुई किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो थोड़ी डरपोक और दिमाग से थोड़ी हल्की बॉर्डरलाइन डम थी। उसके पास सिर्फ एक ही अच्छी चीज थी, उसका मैरियनेट मैजिक, जिससे वो पपेट्स को एकदम परफेक्टली कंट्रोल कर सकती थी। आर्ट को लगा था कि वो इससे अपनी माँ को इम्प्रेस कर पाएगी, पर वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। उसकी माँ ने उसे इम्प्रेस होने के बजाय एक थप्पड़ जड़ा और उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि नोबल्स की नज़र में मैरियनेट मैजिक सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि बुरा यानी ईविल समझा जाता था। उसके बाद सबने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और जब वो 10 साल की हुई तो उसके बाप ने उसे गुमनाम गांव के लॉर्ड से शादी करने के लिए भेज दिया। वो काफी परेशान थी, पर वॉन तो एक बहुत ही नेक दिल इंसान निकला। भले ही उसके पास एक यूजलेस मैजिक था, फिर भी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहता था और हर कोई उससे प्यार करता था। वॉन को देखकर आर्ट अब फैसला करती है कि वो अपनी पपेट्री मैजिक की और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेगी ताकि एक दिन लोग उसे उसके हुनर के लिए पसंद करें। अगले दिन वॉन विलेजर्स को कुछ नए कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इकट्ठा करता है और रात को एक शानदार बारबेक्यू पार्टी का लालच देकर उन्हें पूरा हाइप कर देता है। तभी आर्ट वहां उसे ग्रीट करने आती है और पूछती है कि क्या वो उसे काम करते हुए देख सकती है, क्योंकि वो भी वॉन की तरह बनना चाहती है। अगले दिन वैन कहता है कि वो लोग गांव के फ्यूचर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और भी रैम्पार्ट्स यानी बचाव की दीवारें बनाएंगे। वो गांव वालों से गुजारिश करता है कि काम के दौरान पूरी सावधानी बरतें ताकि किसी को कोई चोट ना लगे, और उन्हें बताता है कि क्योंकि कल छुट्टी है इसलिए आज रात एक बड़ी बारबेक्यू पार्टी होगी। सारे विलेजर्स खुशी से झूम उठते हैं और अब उनका मोटिवेशन लेवल एकदम स्काई हाई हो गया है ताकि वो और भी मेहनत से काम कर सकें। जब आटे उसे ग्रीट करती है तो वैन नोटिस करता है कि वो आज पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रही है और उसे लगता है कि पक्का कुछ तो हुआ है। आटे इस बात से इनकार नहीं करती और एक पल के लिए वो चीजों को वैन की नजर से देखना चाहती है, इसलिए वो हिम्मत जुटाकर उससे पूछती है कि क्या वो उसे काम करते हुए देख सकती है। वैन खुशी खुशी हाँ कह देता है, जिससे आटे वाकई बहुत खुश हो जाती है। इसी बीच ऑर्थो और बाकी एडवेंचरर्स जंगल में किसी बहुत ही खतरनाक चीज से जान बचाकर भाग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बस पकड़े ही जाने वाले हैं। 2 हफ्ते बाद सबकी मदद की वजह से वैन ने वो रैम्पार्ट्स बनाकर तैयार कर दिए हैं जो वो चाहता था। पैनामेरा जिक्र करती है कि वो अब भी शौक में है कि वैन ने इतने कम वक्त में इतना कुछ कैसे कर लिया, भले ही उन लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की थी। वैन उसे थोड़ी देर तक घूरता रहता है, ये सोचते हुए कि पैनामेरा की बनाई हुई दीवारें सबसे ज्यादा बाहर की तरफ निकल रही हैं, पर वो इतना बेवकूफ नहीं है कि ये बात मुंह पर बोल दे। इसके बजाय वो बस उसे बताता है कि जैसे जैसे यहाँ मर्चेंट्स और एडवेंचरर्स आने लगेंगे वो और भी घर बनाएंगे। पैनामेरा उसे कहती है कि वो वाकई उससे बहुत एनवी यानी जलन महसूस करती है, क्योंकि खुद की जमीन होना उसका हमेशा से एक सपना रहा है। अगली लड़ाई में उसे बस इतनी शोहरत कमानी होगी कि पैसों से उसका हिसाब ना हो सके और वो रिवॉर्ड में अपना खुद का एक टुकड़ा मांग सके। खैर, इस बात को छोड़ते हुए वो उससे पूछती है कि रैम्पार्ट्स में पर ये चीजें क्या हैं, और वैन उसे बताता है कि ये बुलिस्टे हैं। वो समझाता है कि उसने पहले बनाई हुई सिंपल बुलिस्टे का एक बड़ा वर्जन क्राफ्ट करने की कोशिश की है। इस बार ऊपर और नीचे वाले हिस्से अलग अलग फायर कर सकते हैं, तो वो एक साथ 2 बोल्ट्स छोड़ सकते हैं। वैन कैम्सन से कहता है कि उनके लिए एक बॉलिस्टा टेस्ट फायर करें, और जब वो ऐसा करता है तो बोल्ट एक इनक्रेडिबल डिस्टेंस तक जाता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है। वैन एक स्माइल के साथ काफी सेटिस्फाइड लगता है और कहता है कि ये वाकई काफी अच्छे बने हैं, जबकि बाकी सब उन बॉलिस्टे की पावर देखकर हैरत में डूबे होते हैं। पैनामेरा उससे पूछती है कि क्या उसके रैम्पार्ट्स पर इतने पावरफुल बॉलिस्टे लगे हैं, और वैन बड़े सुकून से उसे बताता है कि उसके पास 100 से भी ज्यादा ऐसे बॉलिस्टे हैं। ये सुनकर वो थोड़ी देर के लिए दंग रह जाती है, पर जल्द ही खुद को संभाल कर उससे कीमत पूछती है, क्योंकि वो एक खरीदना चाहती है। वैन मुस्कुराता है और साफ कर देता है कि ये बिकाऊ नहीं है, तो पैनामेरा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय ये कहने के कि एक बॉलिस्टे के बदले वो उसका एक एहसान यानी फेवर कर देगी। सिर्फ इसी शर्त पर वैन राजी होता है, कहते हुए कि वो उसे एक दे देता और एहसान का बदला बाद में मांग लेगा। फिर वो उससे पूछता है कि वो इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी और इसमें लोड होने वाले बोट्स का क्या होगा। पैनामेरा मानती है कि ये काफी भारी लग रहा है, तो वो एक कैरेज का इंतजाम कर लेगी, और क्योंकि बोल्ट्स लोहे के बने हैं तो वो उन्हें खुद ही क्राफ्ट कर सकती है। कैम्सन बीच में बोल पड़ता है कि उसे वैन के बनाए हुए कम से कम 1 या 2 बोट्स तो ले ही लेने चाहिए।
पैनामेरा को समझ नहीं आता कि क्यों, तो कैम्सन फैसला करता है कि वो उसे अपनी तलवार दिखाए और उसे गौर से देखने को कहता है। पहली नज़र में वो कहती है कि उसने ऐसी शेप वाली तलवार पहले कभी नहीं देखी और ऐसा लगता है कि ये आर्मर और शील्ड्स वाले दुश्मनों का आराम से काम तमाम कर देगी। कैम्सन उससे पूछता है कि क्या उसके पास ऐसी कोई तलवार है जिसे टूटने से उसे फर्क ना पड़े, तो पैनामेरा अपनी स्पेयर स्वॉर्ड निकालती है। वो कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर ये टूट जाए, पर वो उसे वार्न करती है कि ये खूबसूरत तलवार ने कई लड़ाइयों में उसका साथ दिया है, तो अगर वो इसमें एक छोटा सा निशान चिप भी ला पाया तो वो बहुत इंप्रेस होगी। कैम्सन उसकी बात मान लेता है और तुरंत अपनी तलवार उसकी तलवार पर मारता है, पर पैनामेरा थोड़ी कंफ्यूज रह जाती है क्योंकि उसे कोई इंपैक्ट महसूस नहीं हुआ, जैसे तलवार बस हल्की सी टच हुई हो। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसकी तलवार का ऊपर वाला हिस्सा जमीन पर गिर जाता है और उसे एहसास होता है कि कैम्सन ने सिर्फ उस हल्की सी रगड़ से ही तलवार के 2 टुकड़े कर दिए हैं। टिल मुस्कुराती है, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं है और कहती है कि ये वाकई काफी इंप्रेसिव था और तलवार की धार कितनी लाजवाब है। कैम्सन सहमत होते हुए कहता है कि ये इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि इसे वैन ने बनाया है। पैनामेरा अपने शौक से बाहर आकर उससे पूछती है कि ये तलवार किस मटेरियल की बनी है। वैन उसे बताता है कि ये मामूली लोहा यानी ऑर्डिनरी आयरन है और जो बोल्ट्स उसने बॉलिस्टिक के लिए बनाए हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं जैसे ये तलवार, इसलिए वो 2 या 3 आर्मर्ड लिजर्ड्स को एक साथ चीर सकते हैं। पैनामेरा एक बार फिर शॉक हो जाती है कि वो आर्मर्ड लिजर्ड्स को चीर सकते हैं, पर वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और शांति से पूछती है कि क्या उसे बॉलिस्टिक के साथ कुछ बोल्ट्स भी मिल सकते हैं। वैन चीयरफुली राजी हो जाता है, ये कहते हुए कि उसे उसके साथ बिजनेस करके बहुत खुशी हुई। पैनामेरा कैम्सन से कहती है कि वो उसकी शुक्रगुजार है क्योंकि उसकी वजह से अब उसके पास पावरफुल बोल्ट्स भी होंगे। तभी एडवेंचरर्स अचानक जंगल से निकलकर गांव की तरफ भागते हुए आते हैं और सबसे अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं। ऑर्थो माफी मांगता है, कहते हुए कि वो उससे आगे नहीं निकल पाए, और तभी जंगल से एक विशाल ड्रैगन बाहर निकलता है। वो वैन को इन्फॉर्म करता है कि वो ड्रैगन का ध्यान भटकाएंगे ताकि उन्हें कुछ वक्त मिल सके और उसे उस वक्त का इस्तेमाल करके सबको गांव वापस ले जाना चाहिए। वैन को एहसास होता है कि एडवेंचरर्स खुद को खतरे में डालकर उनके लिए डिकॉय यानी ढाल बन रहे हैं, पर वो ये भी जानता है कि इससे ऑर्थो की पार्टी की जान जा सकती है। लेकिन यहाँ पलटकर लड़ने से गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पैनामेरा उसके अंदर इस कश्मकश को नोटिस करती है और उसे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी क्योंकि ये ड्रैगन बस कुछ ही देर में गांव की तरफ ही आएगा। बिना वक्त जाया किए वैन ऑर्थो से कहता है कि वो लोग उनके पास आ जाए और कहता है कि वो लोग उसे अपने बलिस्टे से मार गिराएंगे। पैनामेरा सबको वार्न करती है कि उनका सामना एक फॉरेस्ट ड्रैगन से होने वाला है जो एक मिड क्लास ड्रैगन है और भले ही ये आग नहीं उगलता पर है बहुत खतरनाक। वो तुरंत किसी को आरदी को एस्कॉर्ट करके वापस गांव ले जाने को कहती है और बाकी सबको हुक्म देती है कि जल्दी से रैम्पार्ट्स के ऊपर चढ़ जाए, ये कहते हुए कि वो बस उनके पीछे ही आ रही है। जब सब अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहे होते हैं, वॉन आरदी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि उसने उसे इतने खौफनाक खतरे में डाल दिया, क्योंकि फॉरेस्ट ड्रैगन्स वाकई काफी पावरफुल दुश्मन होते हैं। लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि इस बार उनके पास उनके एनहांस्ड बलिस्टे हैं और साथ में पैनामेरा जैसी वॉरियर भी है। शायद वो इसे मार ना पाए, पर वो हारेंगे तो बिल्कुल नहीं। जब आरदी ये बात समझ जाती है तो वॉन टिल से कहता है कि वो आरदी को ले जाए और गांव से डी और उसके आदमियों को तुरंत बुला कर लाए। टिल बिना वक्त जाया किए उसके ऑर्डर को फॉलो करती है, जबकि वो एडवेंचरर्स लगातार उनकी तरफ भागे आ रहे हैं। उनके चेहरों पर साफ पैनिक और मौत का डर दिख रहा है और वो बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि गांव वाले उनके मुंह पर गेट्स बंद न कर दें। वॉन उनका इंतजार करता है क्योंकि वो जानता है कि उड़ने वाले दुश्मन बड़ी मुसीबत होते हैं और अगर ड्रैगन गांव तक पहुंच गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो रैम्पार्ट्स पर खड़े सभी लोगों को बलिस्टे तैयार करने का हुक्म देता है और वॉर्न करता है कि गलती से भी ऑर्थो की पार्टी को मत मार देना। एक बार जब सब तैयार हो जाते हैं तो वॉर्न उन्हें बताता है कि उनका पहला मकसद ड्रैगन को जमीन पर लाना है, इसलिए उन्हें उसके पंखों पर निशाना लगाना होगा। तभी उन एडवेंचरर्स में से एक ठोकर खाकर गिर जाता है, पर वो बाकी सबसे कहता है कि उसकी चिंता छोड़कर वो लोग निकल जाएं। ऑर्थो तुरंत रास्ता बदलकर ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए ज़ारा के पास और कोई चारा नहीं बचता सिवाय अपनी तलवार ड्रैगन पर फेंकने के, और जल्द ही दुश्मन उनके पीछे लग जाता है। इसकी वजह से वो दूसरा एडवेंचरर तो बच जाता है, पर अब बाकी सबके लिए सिचुएशन काफी डेस्परेट यानी नाजुक हो गई है। ऑर्थो अपना सुकून बनाए रखता है और ज़ारा को हुक्म देता है कि अब जब ड्रैगन का पूरा फोकस उस पर है तो वो रैम्पार्ट्स की तरफ भागे। ये सुनकर ज़ारा पैनिक करने लगता है, पर ऑर्थो से यकीन दिलाता है कि वो उनकी पार्टी का सबसे फास्ट मेंबर है और उसे पूरा भरोसा है कि वो जिंदा वापस पहुंच जाएगा। ज़ारा को नहीं पता कि ऑर्थो ये सच में कह रहा है या मजाक कर रहा है, पर वो भागना जारी रखता है और ऑर्थो सबसे कहता है कि वो उसकी कुर्बानी को कभी ना भूले। ये सुनकर ज़ारा और भी तेजी से भागने लगता है, ये कहते हुए कि वो इस बात का बदला जरूर लेगा। खैर, वॉन रैम्पार्ट्स पर सबसे कहता है कि जैसे ही ड्रैगन रेंज में आए उन्हें बलिस्टे फायर कर देना है, इससे पहले कि ड्रैगन ज़ारा को अपना नश्ता बना ले। भागते भागते ज़ारा किसी तरह ये बात सुन लेता है और वो वॉन से पूछता है कि क्या तुम पक्का मेरे साथ बुरा बनने की कोशिश नहीं कर रहे।
जैसे ही ड्रैगन रेंज में आता है वो बलिस्टे फायर कर देते हैं, पर ड्रैगन बड़े आराम से उन बोल्ट्स को डॉज कर देता है और ज़ारा का पीछा जारी रखता है। पैनामेरा उससे कहती है कि उस ड्रैगन की रफ्तार रोकने के लिए वही सबसे बेस्ट है और वो अपने पहले वार का ऐलान करती है। वॉन ये देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, पर उसे पहले से अंदाजा था, क्योंकि इतनी कम उम्र में काउंट की नज़र में आना और अपने कारनामों की वजह से विस्काउंटेस बनना कोई मामूली बात नहीं है। पैनामेरा बिना किसी शक के एक टॉप क्लास एलिमेंटल मेज है और उसकी कबीलियत अब सबके सामने जाहिर होने वाली है। रैम्पार्ट्स की चोटी पर खड़े होकर पैनामेरा अपनी एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल करती है और अपने हाथ के ऊपर एक विशाल फायरबॉल इकट्ठा करती है। वो ड्रैगन पर एक पावरफुल फायर जैवलिन छोड़ती है जो उसे तुरंत नीचे गिरा देता है और वहां एक भयानक धमाका होता है। इतने लाजवाब स्ट्राइक के बावजूद कॉम्सन उन्हें वॉर्न करता है कि ड्रैगन अभी ढेर नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी भी हिल रहा है। वॉन सिचुएशन की गंभीरता को समझता है और उसे एहसास होता है कि उन आर्मर्ड लिजर्ड्स को मारने के बाद वो थोड़ा मगरूर हो गया था, पर ये दुश्मन तो बिल्कुल अलग ही लेवल का है। जल्द ही ड्रैगन दोबारा खड़ा होता है और एक बार फिर आसमान में उड़ने लगता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वॉन हिम्मत नहीं हारता और सबको सारे बलिस्टे फायर करने का ऑर्डर देता है, और भले ही ड्रैगन ज्यादातर बोल्ट्स को डॉज कर लेता है, पर वो उसके पंखों को भेदने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही फॉरेस्ट ड्रैगन जमीन पर गिरता है, वॉन सारे बोल्ट्स एक साथ फायर करने का हुक्म देता है। ड्रैगन उनके दूसरे वॉली को पहचान लेता है और काफी तेजी के साथ सारे बोल्ट्स को डॉज कर देता है। इसी बीच एडवेंचरर्स जब गेट्स तक पहुंचते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं, खुश होते हुए कि वो किसी तरह जिंदा बच गए। दूसरी तरफ ज़ारा औरतों को वॉर्न करता है कि उसके साथ जो सुलूक हुआ वो उसे भूलेगा नहीं, पर वॉन बस सबको सही सलामत देखकर खुश है। हालांकि वो जानता है कि अगर वो यहाँ रुके रहे तो खतरा बढ़ जाएगा, और वो चाहता तो है कि सब गांव वापस चले जाएं, पर इस सिचुएशन में वो नामुमकिन है। पैनामेरा अचानक उससे कहती है कि वो उसके लिए वक्त खरीदेगी और तुरंत एक और फायर जैवलिन से अटैक करती है। इस बार ड्रैगन इस अटैक को भी डॉज कर लेता है, पर पैनामेरा अपने अटैक का रास्ता बदल देती है ताकि वो उसे फिर भी लग जाए। इस बार धमाका पहले से भी कहीं बड़ा होता है और वॉन को एहसास होता है कि ये फायर मैजिक का असली पिनकल यानी शिखर है। अगर वो किसी ड्रैगन का सामना नहीं कर रही होती तो ये पावर और वर्सेटिलिटी दुश्मनों के लिए पक्का तबाही होती। पैनामेरा रैम्पार्ट से उतरकर उसके पास आती है और कहती है कि वो पहले वापस जाएगी और उसे रास्ते में ही रोकने की तैयारी करेगी। उसके जाने के बाद वॉन सबको ऑर्डर देता है कि वो इस मौके का फायदा उठाएं और गांव की तरफ भागे। वो सब तुरंत उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, जबकि पैनामेरा की आग ड्रैगन को लगातार जला रही थी और उसके पंखों को पूरी तरह राख कर देती है। भागते भागते वॉन एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखता है और रैम्पार्ट्स पर उस फॉरेस्ट ड्रैगन को देखता है जो अपने पंख खोने के बाद गुस्से में पागल हो चुका है। पिछले अटैक से उसे काफी गहरे जख्म हुए होंगे, इसलिए वो हैरान है कि वो अब भी खड़ा है। एस्पार्टा बड़े सुकून से ड्रैगन की तरफ बढ़ता है, पर वॉन को समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, तो वो उससे जल्दी भागने को कहता है। पर एस्पार्टा नहीं रुकता, तो वॉन डेस्परेट होकर उससे कहती है कि जब तक वो उसके साथ नहीं चलेगा वो भी यहां से नहीं भागेगा। तभी एस्पार्टा रुकता है, ये कहते हुए कि ये तो वाकई मुसीबत वाली बात है। वो एस्पार्टा बेचारा वैन से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार उसे थोड़ा वक्त खरीदने बाय टाइम दे, और फिर वो बाकी सबके साथ वापस निकल जाएगा। इससे पहले कि वैन कुछ जवाब भी दे पाता, वो भयानक फॉरेस्ट ड्रैगन सीधा एस्पार्टा के सामने लैंड करता है, पर हमारा ये बंदा अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो बड़े सुकून से अपनी एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल करता है और मिट्टी की एक घुमावदार दीवार, कर्व्ड अर्थ वॉल खड़ी कर देता है जो ड्रैगन के ऊपर तक पहुंच जाती है। देखते ही देखते मलबे के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरते हैं जो सीधा ड्रैगन के सर पर लगते हैं और उसे जिंदा दफन कर देते हैं। एस्पार्टा फिर वैन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि इतना मलबा तो उन्हें काफी वक्त दिला देगा। वैन तो बस देखता ही रह जाता है, स्पीचलेस, कि एस्पार्टा इतने नॉनशरांट कैसे हो सकता है। मतलब भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल था। वो फटाफट एस्पार्टा से कहता है कि इतने सुकून से चलने के बजाय थोड़ा भाग कर आए, पर एस्पार्टा उसकी सुनता ही नहीं और अपनी वैली चांद जारी रखता है। वैन फिर उसे लालच देता है कि अगर वो थोड़ी कोशिश करे और तेजी दिखाए तो वो उसे वही रेड वाइन दिला देगा जो उसे पसंद है। एस्पार्टा जवाब देता है कि भाई, भागना मेरी इन पुरानी हड्डियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। कैम्पसन वैन को तसल्ली देते हुए कहता है कि वो एस्पार्टा के साथ ही रुकेगा, इसलिए वैन को चाहिए कि वो आगे बढ़े और गांव के बचाव की कमान संभाले। वैन बिना वक्त गवाए गांव की तरफ दौड़ लगा देता है, पर वो जानता है कि इतना भागने के बावजूद रास्ता अभी काफी लंबा है। औरतों की पार्टी भी थकान के मारे लगभग गिरने वाली है, तो उसे और वक्त खरीदना ही होगा, वरना वो फॉरेस्ट ड्रैगन दोबारा उन पर टूट पड़ेगा। तभी पैनामेरा उसे इन्फॉर्म करती है कि वो लोग अपनी पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं, तो वैन उससे पूछता है कि क्या वो अपना वो फेवर यानी एहसान अभी इस्तेमाल कर सकता है। वो बिना किसी नखरे के मान जाती है, तो वैन उससे कहता है कि जब ड्रैगन रैम्पार्ट्स तक पहुंचे तो वो वही मैजिक यूज करे जो उसने पहले की थी, ताकि ड्रैगन एक जगह जम जाए और तभी हम लोग बैलिस्टे से उस पर हमलों की बारिश कर देंगे। पैनामेरा काफी सैटिस्फाइड लगती है और मानती है कि प्लान तो सॉलिड है। हालांकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी इतनी पावरफुल मैजिक सिर्फ किसी दुश्मन को एक जगह रोकने के लिए यूज होगी।
वैन इसके लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो ड्रैगन का मीट उसके साथ शेयर करेगा, तो वो उम्मीद करता है कि वो उसे माफ कर देगी। पैनामेरा बस हंसती है और तुरंत मान जाती है, और ठीक उसी वक्त वो फॉरेस्ट ड्रैगन आखिरकार उस मलबे से बाहर निकल आता है। वैन तुरंत बैलिस्टिक को फायर करने के लिए तैयार होने को कहता है और वॉर्न करता है कि फायर करने से पहले उन्हें काफी पीछे हटना होगा। वो सोच रहा होता है कि काश थोड़ा और वक्त मिल जाता, और तभी डी, आर्ब और लॉ आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं। डी और इंतजार नहीं करता और सीधा ड्रैगन की तरफ दौड़ लगा देता है। जबकि आर्ब और लॉ उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाते, तो वैन उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक रहेंगे। डी उसे यकीन दिलाता है कि उनके पास वैन के बनाए हुए वेपन्स हैं, इसलिए वो पक्का सही सलामत रहेंगे। हालांकि जब डी की तलवार ड्रैगन के पंजों से टकराती है तो वो उन्हें चीर नहीं पाती जैसा उसने सोचा था। आर्ब और लॉ तुरंत उसका पीछे से बचाव करते हैं, पर वो फॉरेस्ट ड्रैगन सिर्फ एक ही झटके में उन सबको हवा में उड़ा देता है। तभी स्पार्टा बीच में आता है और उन्हें ड्रैगन से बचाने के लिए एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर देता है। वैन स्पार्टा और कैम्सन को जल्दी करने को कहता है और डी अपने आदमियों के साथ पीछे हटने का फैसला करता है। वो सब ड्रैगन से दूर भागते हैं, पर उनकी कोशिशों ने दुश्मन को काफी करीब ला दिया है, तो वैन पैनामेरा को अपना काम करने को कहता है। पैनामेरा तुरंत अपनी एलिमेंटल मैजिक का यूज करके एक पावरफुल फ्लेयर ब्लास्ट छोड़ती है, जिससे एक भयानक धमाका होता है और फॉरेस्ट ड्रैगन आग की लपटों में घिर जाता है। बिना किसी देरी के वैन सारे बैलिस्टिक को एक साथ फायर करने का ऑर्डर देता है और जल्द ही वो फॉरेस्ट ड्रैगन हिलना डुलना बंद कर देता है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है, तो डी सावधानी से ड्रैगन के पास जाता है, जो अचानक अपना मुंह खोलता है और उसे खाने की कोशिश करता है। डी तुरंत रिएक्ट करता है और उससे बच निकलता है और अपनी तलवार से ड्रैगन का सर पूरी तरह तन से जुदा कर देता है। आखिरकार वैन सुकून की सांस लेता है और सबको बताता है कि वो जीत गए हैं और उन्हें अपनी इस जीत का जश्न मनाना चाहिए। आर्टे जल्द ही उसका हालचाल लेने उसके पास आती है और उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आती है। पैनामेरा उसे बताती है कि उसे भी कोई चोट नहीं आई है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। खैर, वो वैन से कहती है कि उसने बहुत अच्छे कमांड्स दिए और उसे ड्रैगन मारने के लिए बधाई देती है। वैन कहता है कि मामला वाकई काफी क्लोज था, पर पैनामेरा साफ करती है कि अगर कोई मामूली गांव वाले होते तो वो मैप से ही साफ हो गए होते। उसके बटलर स्पार्टा जैसे हीरोज जिसने ड्रैगन का सर एक ही बार में उड़ा दिया, वो रोज रोज नहीं मिलते। वैन मुस्कुराते हुए सहमत होता है और कहता है कि उसे गर्व है कि वो लोग उसके दोस्त हैं। पैनामेरा उसके सर पर हल्का सा मारकर कहती है कि उसके पास वो रिडिकुलस फोर्स वाले बैलिस्टे भी तो थे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो ड्रैगन के स्केल्स यानी उसकी सख्त खाल को भेदने में कामयाब रहे हैं। इसके बावजूद वैन कहता है कि उसे अब इन्हें और भी अपग्रेड करना होगा, क्योंकि वो चाहता है कि ये कम से कम एक बार में 10 बोल्ट्स फायर कर सके। पैनामेरा बड़े सुकून से रिमार्क करती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वैन ने अभी कोई बहुत ही खौफनाक बात कही हो। वैन उसे तुरंत टाल देता है और कहता है कि अभी के लिए उन्हें एक ड्रैगन स्लिंग सेरेमनी रखनी चाहिए। पैनामेरा उसे बताती है कि जंग में सबसे बड़ा कारनामा करने वाले को ड्रैगन स्लेयर का खिताब मिलता है और वो डी होगा। वैन ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि डी अब एक ड्रैगन स्लेयर बनने वाला है। उस दिन बाद में वैन सारे विलेजर्स को इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने जंगल के राजा उस ड्रैगन को ढेर कर दिया है। वो सब वहां उन लोगों के कारनामों का सम्मान यानी ऑनर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो अगला मौका पैनामेरा को देता है और उसका इंट्रोडक्शन हाउस काइन की हेड के तौर पर करवाता है। पैनामेरा कहती है कि जो ड्रैगन उन्होंने आज मारा है वो ज्यादातर गांव और कस्बों को मिटा चुका होता और बड़े बड़े फोर्ट्रेस सिटीज की हालत भी कुछ अच्छी नहीं होती। फिर भी इस छोटे से गांव ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि उनका कोई जानी नुकसान यानी नो कैजुअलिटीज भी नहीं हुआ। यहां तक कि टोटल डैमेज भी रैम्पार्ट्स और बैलिस्टिक का एक छोटा सा हिस्सा था। पैनामेरा अनाउंस करती है कि अब वो उन नामों को पुकारेगी जिन्होंने इस लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान दिया है। सबसे पहले हैं डी, हाउस फर्डियो के शिवलरिक ऑर्डर के डेप्यूटी कमांडर, जिन्होंने फॉरेस्ट ड्रैगन का सर एक ही झटके में उड़ा दिया और इस पूरी जंग का फैसला करने वाला डिसाइसिव ब्लो दिया। अगले हैं हमारे एक्सेप्शनल एलिमेंटल मेज एस्पार्टा, क्योंकि भाई उनके मैजिक के टैलेंट को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, जिसने ड्रैगन को एक जगह दबोचने में सबसे बड़ी हेल्प की। और आखिर में पैनामेरा जिक्र करती है हाउस फर्डियो के चौथे बेटे वैन ने फर्डियो का, क्योंकि 8 साल के बच्चे में ऐसी नॉलेज, डिसाइसिवनेस और जीनियस वाकई रेयर है, और उन्होंने अपने मैजिक का ऐसा अनोखा इस्तेमाल किया है कि इतने कम वक्त में इस गांव की डिफेंसेस को हद से ज्यादा मजबूत बना दिया। इस फॉरेस्ट ड्रैगन की लड़ाई में उन्होंने लॉर्डशिप संभाली और लॉर्ड होने के नाते अपने आदमियों को जीत की तरफ लीड किया। वैन मुस्कुराता है, वो साफ तौर पे थोड़ा सरप्राइज्ड है और अपनी मेहनत का रिकग्निशन मिलने पर काफी खुश दिख रहा है। पैनामेरा उसे एक स्माइल के साथ देखती है, क्योंकि एक मामूली नाइट से शुरुआत करके इस ऊंचाई तक पहुंचने के दौरान वो हर तरह की स्टेटस वाले लोगों से मिली है, पर वैन जैसा कोई दूसरा आज तक नहीं मिला। वो रॉयल कैपिटल में नाइट्स की एक पुरानी और लंबी खानदान लीनियज में पैदा हुई थी, पर जब उसके मैजिक के एप्टीट्यूड का पता चला तो उसे तुरंत उस काउंटी को सौंप दिया गया जिसने सबसे अच्छी कंडीशंस ऑफर की थी। उसकी ग्रूलिंग ट्रेनिंग ने उसे मौत की दुआ करने पर मजबूर कर दिया था, और एक स्क्वाड कमांडर बनने की चाह में उसने अपनी नींद तक सैक्रिफाइस कर दी थी। उसके कारनामों को पहचान मिली और 16 साल की उम्र में उसे काउंटी के शिवेलरिक ऑर्डर का कमांडर बना दिया गया।
उसके बाद उसने कई लड़ाइयां लड़ी और इतनी शोहरत कमाई कि उसे एक नोबल बना दिया गया। राजा उसकी सक्सेस से इतने प्रभावित यानी डिलाइटेड हुए कि सिर्फ 6 साल बाद ही उसे वाइस काउंटेस का टाइटल दे दिया गया। फिर एक दिन उसे काउंट फर्डिनांडो ने बुलाया, जिसने बताया कि वो अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी किसी रिमोट इलाके के लॉर्ड से करवाना चाहता है। तभी वो पहली बार आटे से मिली थी और पैनामेरा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो उसके साथ काइंड रहे। आखिरकार जब वो खुद बहुत पहले अपने पेरेंट्स को छोड़कर आई थी तो वो डर और एंग्जाइटी से भरी हुई थी, तो शायद वो खुद को आटे में देख रही थी, यानी प्रोजेक्टिंग हरसेल्फ। मगर उसके सारे डर फिजूल निकले, क्योंकि वैन से मिलने के बाद आटे ने खुद इनिशिएटिव लेना और चीजों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसीलिए पैनामेरा फैसला करती है और ऐलान करती है कि वो वैन ने फर्डियो के साथ एक इक्वल अलायंस यानी बराबरी का गठबंधन बनाएगी। अब तक उन्हें मार्केस से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, पर अगर वो उसके साथ हाथ मिला लेते हैं तो वो उन्हें हर तरह के सपोर्ट का वादा करती है। उन्हें अब काउंट फर्डिनांडो के नाइट्स के हमले की चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैन ये सुनकर काफी हैरान होता है, पर वो जानता है कि ये सच है। अगर वो अलायंस बनाता है तो वो दुश्मनों को दोस्तों में बदल देगा और इससे फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी। पैनामेरा उसे कहती है कि उसने इस गांव को पलक झपकते ही डेवलप कर दिया है, तो अब उसे अपनी निशाना और भी ऊपर रखनी चाहिए। अगर वो उसके साथ इक्वल अलायंस करता है तो इस किंगडम के नोबल्स को जल्द ही पता चल जाएगा कि वैन ने फर्डियो उसका सबसे खास दोस्त है। वैन जानता है कि उसके पिता ने उसे पहले ही निकाल दिया है और नोबिलिटी में उसके कनेक्शंस ना के बराबर है, तो ये एक ऐसा बड़ा मौका है जो शायद उसे दोबारा कभी ना मिले। इसीलिए वो पैनामेरा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है कि वो उम्मीद करता है कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। अगले दिन वैन बस इस बात से खुश है कि उन्होंने उस फॉरेस्ट ड्रैगन को बिना किसी जानी नुकसान के हरा गया। एस्पार्टा उसे बताता है कि उसके बनाए हुए रैम्पार्ट्स ने अपना काम कर दिखाया, क्योंकि उनके बिना कहानी कुछ और ही होती। खैर, अब जब उसने इतने मजबूत रैम्पार्ट्स बना लिए हैं तो एस्पार्टा सुझाव देता है कि उसे अब सिटी प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। वैन को तब याद आता है कि एस्पार्टा ने पहले कहा था कि उसे 10,000 लोगों के रहने लायक शहर बनाने का एम रखना चाहिए। एस्पार्टा समझाता है कि इसे पूरा करने और एक अट्रैक्टिव शहर बनाने के लिए उन्हें नए रेजिडेंट्स यानी रहने वालों की जरूरत पड़ेगी। वैन उसकी बात आराम से समझ जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोले, टिल उसके ऑफिस में आकर बताता है कि बेल और रैंगो मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो फॉरेस्ट ड्रैगन के मटेरियल्स खरीदेंगे, तो वैन तुरंत उनसे मिलने जाने का फैसला करता है। जब वो ड्रैगन के पार्ट्स का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, वैन सोचता है कि मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के मर्चेंट्स उन्हें कितने में खरीदेंगे। रांगो उसे बताता है कि ये एक विशाल फॉरेस्ट ड्रैगन है और इसके स्केल्स, क्लॉज, धारदार दांत, फैंग्स और आंखें सब बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, तो उसे कम से कम 100 प्लैटिनम तो मिल ही जाएंगे। वैन थोड़ा हिसाब लगाता है, क्योंकि अगर उसे सही याद है तो एक प्लैटिनम लगभग 100 मिलियन येन के बराबर होता है, जिसका मतलब है 100 प्लैटिनम यानी एक ड्रैगन की कीमत 10 बिलियन येन हुई। वैन ये जानकारी सुनकर दंग रह जाता है और पहली बार उसे लगता है कि उसका जैकपॉट लग गया है। मर्चेंट्स आखिरकार कंफर्म करते हैं कि ये एक असली ड्रैगन है, तो वो वैन से कहते हैं कि वो ये सारा माल मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स को सौंप दे। वो उसे यकीन दिलाते हैं कि वो सबसे रेप्यूटेबल ट्रेडर्स हैं और उन्हें रॉयल फैमिली का बैकिंग हासिल है, तो वो उसे सबसे ज्यादा प्राइस देंगे जो कोई और नहीं दे पाएगा। वैन ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और उनसे पूछता है कि वो इसे कितने में बेच सकते हैं। लेकिन उन भाइयों की बात के उलट मर्चेंट्स उसे बताते हैं कि मार्केट के हिसाब से वो उसे सिर्फ 60 प्लैटिनम दे सकते हैं। इससे वैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका जैकपॉट लगा है। वो फैसला करता है कि जवाब देने से पहले वो बेल और रैंगो से कंसल्ट करेगा, पर मर्चेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि वो भाई मर्चेंट्स के मामले में अभी बच्चे हैं। वैन उन्हें पूरी तरह इग्नोर करता है और भाइयों से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें उतना नहीं मिलेगा जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि मर्चेंट्स ने सिर्फ 60 प्लैटिनम कोट किया है। बेल और रैंगो दोनों को ये बात एकदम क्रेजी लगती है, क्योंकि ये साफ है कि ये माल सबसे हाई क्वालिटी का है। मर्चेंट्स अचानक बीच में बोल पड़ते हैं और उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो भी मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है, तो उन्हें हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। बेल उनकी बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि एक मर्चेंट होने के नाते उन्हें सही अप्रेजल यानी कीमत लगानी चाहिए। मर्चेंट समझाते हैं कि इस रिमोट गांव में पूरे साल कोई दूसरा मर्चेंट नहीं आने वाला, तो भले ही वो सिर्फ 60 प्लैटिनम ऑफर करे, उस बच्चे के पास बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वैन बस एक तरफ खड़ा रहता है, बिना ये जताए कि वो दरअसल उनकी ये सारी फुसफुस साफ साफ सुन सकता है। वो सोचने लगता है कि हैगलिंग करने के लिए वो उन्हें दोष नहीं दे सकता, क्योंकि भाई एक प्लैटिनम की कीमत 100 मिलियन है। मगर दोनों भाई साफ कर देते हैं कि उनका मकसद हमेशा फेयरली काम करना है, चाहे वो किसी से भी डील करें या किसी भी चीज पर नेगोशिएशन हो रही हो। आखिरकार उनका मानना है कि इससे फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होगा और वैन के साथ तो ये पक्का काम करेगा। मर्चेंट्स इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है, तो वो उन्हें वार्न करते हैं कि जब प्रेसिडेंट को ये पता चलेगा तो उन दोनों को मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकाल दिया जाएगा। बेचारे भाई अब कुछ नहीं कर सकते, तो वैन सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी खोल लें। ये सुनकर उन्हें उम्मीद से ज्यादा झटका लगता है और रैंगो कहता है, भाई तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई बच्चों का खेल हो।
बेल समझाता है कि ट्रेडिंग कंपनी बनाने के लिए 3 शर्तें यानी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। पहला, उन्हें मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन फी भरनी होगी। दूसरा, उनकी अपनी दुकान होनी चाहिए। और तीसरा, किसी टाइटल्ड नोबल का एंडोर्समेंट यानी सिफारिश होनी चाहिए। वैन को लगता है कि पहली 2 शर्तें तो आसान है, पर तीसरी वाली असली मुसीबत है। अब पूरे इलाके में सिर्फ पैनामेरा ही ऐसी टाइटल्ड पर्सन है जो उनकी मदद कर सकती है, तो वो उससे बात करने और पूरी सिचुएशन समझाने का फैसला करता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब पैनामेरा तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाती है। वैन उससे पूछता है कि क्या वो वाकई इसके लिए ओके है, क्योंकि उसने सुना है कि मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स को रॉयल फैमिली का सपोर्ट हासिल है। पैनामेरा बस उसे थोड़ा दिमाग लगाने को कहती है और समझाती है कि एक नई नोबल होने के नाते अगर वो किसी छोटी ट्रेडिंग कंपनी को रिकॉग्नाइज करती है तो इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा। उल्टा अगर रॉयल फैमिली ने ऐसा नहीं किया तो ये उन्हीं के लिए बुरा दिखेगा। वैसे भी उसके पास अपनी कोई जमीन या नाइट्स नहीं है, तो अगर उसे तरक्की की सीढ़ी चढ़नी है तो उसे ऐसे काम करने होंगे जिससे लोग उसके बारे में बातें करें। अगर वो ये करती है तो खबर फैलेगी कि उसने 2 ईमानदार मर्चेंट्स की मदद की है, तो ये विन विन सिचुएशन है। वैन तुरंत बीच में बोलता है कि वो ये कह सकती है कि ड्रैगन उसने मारा है, क्योंकि लोग इस बारे में बात करेंगे और इसका मतलब उसकी फैमिली को कुछ नहीं पता चलेगा। पैनामेरा उसे कहती है कि उसके सोचने के तरीके में बड़े अजीब से ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। वो समझाती है कि ड्रैगन्स रोज रोज नहीं मारे जाते। अगर वो कह भी दे कि उसने मारा है तो लोग डिटेल में पूछने आएंगे कि कैसे मारा, और उनकी इन्वेस्टिगेशन घुमा फिराकर वैन तक पहुंच ही जाएगी। वैन की उम्मीद वही दम तोड़ देती है और वो सोचने लगता है कि अगर उसकी फैमिली ने उसे वापस घर बुला लिया तो वो क्या करेगा। पैनामेरा साफ करती है कि इससे बचने का एक ही रास्ता है, और वो है खुद एक टाइटल हासिल करना। वो समझाती है कि सारे नोबल्स के पास एक टाइटल होता है, जैसे नाइट, बैरोनेट, बैरन, वाइस काउंट, काउंट, मार्कीस और ड्यूक। वो खुद नाइट से शुरू करके ऊपर आई है, जो सबसे नीचे का टाइटल है, पर क्योंकि वो एक मार्कीस का बेटा है तो शुरुआत में उसे शायद बैरन बना दिया जाए। इसलिए उसे एक टाइटल हासिल करके अपना नया खानदान बसाना होगा, ताकि उसकी फैमिली फिर उसे परेशान न कर सके। उसे बस ये डिक्लेयर करना है कि ड्रैगन उसने मारा है, क्योंकि पैनामेरा ने तो बस उसे एक जगह दबोच कर रखा था। वैन थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि इससे वो सबकी नज़र में आ जाएगा, पर पैनामेरा उसे याद दिलाती है कि वो उस 8 साल के बच्चे के रूप में फेमस हो सकता है जिसने ड्रैगन मारा और इस अचीवमेंट से टाइटल हासिल किया। वो ये मानती है कि वो उसके जज्बात समझती है, क्योंकि जब उसे पहली बार टाइटल मिला था तो उसके दुश्मन बढ़ गए थे और मतलबी लोग हर तरफ से निकल कर आ गए थे। हालांकि उसने बड़े आराम से अपनी एलिमेंटल मैजिक से उन सबको राख बना दिया था। इसलिए अगर कोई दुश्मन सामने आए तो वैन को भी अपने बैलिस्ट से फायर करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आखिरकार रास्ते में पड़ी कुछ लाशें लोगों को उसकी मुखालफत करने से रोक देंगी। पैनामेरा ये कहकर हंसने लगती है, जबकि वैन बस ये सोच रहा है कि उसने जिंदगी जीने का एक बड़ा खौफनाक टिप सीख लिया है। खैर, वो जिक्र करता है कि अगर वो सारा क्रेडिट खुद ले लेगा तो पैनामेरा इसे अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। पैनामेरा उसे एक डरावनी शक्ल बनाकर देखती है और कहती है कि वो इतनी कमजोर नहीं है कि एक 8 साल का बच्चा उसकी चिंता करे। वैन तुरंत अपने शब्द वापस लेता है, ये कहते हुए कि अब उसे अपनी जान की चिंता हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पैनामेरा उसे खा जाए। पैनामेरा इस पर बस हंसती है और उसे चिंता न करने को कहती है, ये बोलकर कि वो उसे अगले 5 साल तक नहीं खाएगी। तो उसे और बड़ा होने में मदद करने के लिए वो ड्रैगन मारने का सारा क्रेडिट लेने देगी। पैनामेरा के जाने के बाद भी वैन खुद को सेफ महसूस नहीं करता, क्योंकि जाहिर है उसके पास जीने के लिए अब सिर्फ 5 साल बचे हैं। वो इस बात को भूलने की कोशिश करता है और भाइयों को इन्फॉर्म करता है कि पैनामेरा उन्हें एंडोर्स करेगी, जिसका मतलब है वो अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी खोल सकते हैं। दोनों भाई ये सुनकर बेहद खुश होते हैं और इस छोटी सी सेलिब्रेशन के बाद वो बिना वक्त गंवाए वैन से ड्रैगन के मटेरियल्स खरीदने की गुजारिश करते हैं। वैन खुशी खुशी मान जाता है और वो भाई उसे 130 प्लैटिनम ऑफर करते हैं, ये कहते हुए कि वो उसके एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं। डील पक्की होने के बाद दोनों भाई सारा माल बेचने के लिए रॉयल कैपिटल जाने का फैसला करते हैं, मगर उन्हें जल्दी पता चलता है कि कैरेज गायब है, क्योंकि मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के मर्चेंट्स उसे लेकर निकल गए हैं। पैनामेरा समझाती हैं कि वो बस इस इंतजार में है कि ये दोनों भाई उनके पास रोते हुए वापस आएं। आखिरकार अगर वो माल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते तो उनके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। वैन बस इतना कहता है कि वो उनके लिए एक नया कैरेज बना देगा, और पैनामेरा कहती है कि वो उसे खींचने के लिए अपना वॉर हॉर्स दे सकती हैं। वो बताती हैं कि उनके घोड़े वेल ट्रेंड हैं और उनका स्टैमिना और स्पीड बिल्कुल अलग लेवल पर है। पलक झपकते ही पैनामेरा और वो दोनों भाई नए कैरेज में माल लेकर गांव से निकल जाते हैं और वो मैरी चेंबर के मर्चेंट से भी आगे निकल जाते हैं। जब मर्चेंट्स देखते हैं कि दोनों भाई विस्काउंटर्स के साथ हैं तो वो समझ जाते हैं कि एक नोबल की मदद से वो अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं। वो आखिरकार किंगडम ऑफ स्ट्रूबेरिया की रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं और पैनामेरा किंग डीनो अंसारा बेलरीन से मिलने ऑडियंस चेंबर पहुंचती हैं। उसकी बातें सुनने के बाद किंग मानते हैं कि उन्हें लगा था वो अपना रैंक बढ़ाने की सिफारिश लेकर आई हैं, पर वो दरअसल किसी और को टाइटल दिलवाना चाहती हैं। पैनामेरा इस बात को कंफर्म करती हैं और समझाती हैं कि वो शख्स एक दूर दराज गांव का लॉर्ड है और फिलहाल उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए वो खुद कैपिटल नहीं आ सका। राजा उससे पूछते हैं कि वो ऐसे किसी शख्स को नोबिलिटी में रेकमेंड क्यों कर रही है, तो पैनामेरा उन्हें बताती है कि ये उसके अब तक के महान कामों के लिए है, और उसके पोटेंशियल की ये बात तुरंत राजा का ध्यान खींच लेती है, क्योंकि पैनामेरा की अपनी काबिलियत को देखते हुए अगर वो किसी की सिफारिश कर रही है तो इसका मतलब है कि वो वाकई कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
फिर भी राजा ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने दूर दराज गांव में किसी ने ऐसे क्या फीट्स यानी कारनामे दिखाए होंगे जहां उन्होंने आज तक अपनी फौज या नाइट्स तक को स्टेशन नहीं किया है। बिना किसी हिचकिचाहट के पैनामेरा उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उसने एक फॉरेस्ट ड्रैगन को मारा है, और ये सुनकर ऑडियंस चेंबर में मौजूद हर शख्स दंग रह जाता है। राजा उससे पूछते हैं कि क्या ये लॉर्ड एक एलिमेंटल मेज है, तो पैनामेरा साफ करती है कि उसकी मैजिकल एप्टीट्यूड दरअसल प्रोडक्शन मैजिक के लिए है। वो फिर उन्हें बताती है कि वो मार्किस फर्डियो का बेटा है, वैन फर्डियो, एक ऐसा लॉर्ड जिसकी उम्र मुश्किल से 8 साल है। राजा साफ तौर पर उसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो पैनामेरा उन्हें बताती है कि जैसे ही वैन उस गांव में पहुंचा जिस पर उसे राज करना था, उसने देखा कि वहां डाकुओं ने हमला कर रखा है। लेकिन उसने गांव की हिफाजत की और अपने कुछ साथी और एडवेंचरर्स की मदद से उन डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उस छोटे बच्चे ने अपनी प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके गांव को दीवारों से घेर दिया, एक खाई बनाई, टूटे फूटे घरों को फिर से खड़ा कर दिया और गांव की डिफेंसेस को काफी इंप्रूव कर दिया। तभी वहां फॉरेस्ट ड्रैगन ने हमला किया और उसने उस ड्रैगन को मारने में मदद जरूर की, पर उसका काम सिर्फ उसे एक जगह दबोच कर रखना यानी पिन डाउन था। वैन और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ढेर कर दिया, वो भी बिना किसी एक जानी नुकसान के। राजा कहते हैं कि यह सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है, पर तभी पैनामेरा फैसला करती है कि वो उन्हें उस मरे हुए ड्रैगन का एक दांत यानी फैंग दिखाए। ये देखकर वहां एक सन्नाटा छा जाता है और पैनामेरा राजा से कहती है कि वो चाहती है कि वो खुद देखें कि वैन की देखरेख में इतने कम वक्त में ये गांव कितना बदल गया है। उसे पूरा यकीन है कि उनके जैसा समझदार राजा देश की सुरक्षा की खातिर वैन को इससे भी बड़ा इलाका सौंप देगा। राजा आखिरकार मान जाते हैं और उन्हें ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो जिक्र करते हैं कि वो वैन से जितनी जल्दी हो सके मिलना चाहेंगे। जब पैनामेरा ऑडियंस चेंबर से बाहर निकलती है तो वो बाहर सबसे कह देती है कि ये खबर फैला दी जाए कि वैन फर्डियो ने एक ड्रैगन को मारा है और उसकी इस कामयाबी के सम्मान में उसे अब बैरन बना दिया गया है। इसी बीच हम देखते हैं कि वैन ने उन एक जैसे घरों को बदलकर कुछ ज्यादा ही फैंसी बना दिया है, फिर गांव के सेंटर को भी रिकंस्ट्रक्ट किया। फिर इसके अलावा उसने 2 टावर्स बनाए, ओलिगो टावर और ग्रेप टावर। टावर्स किसी भी सेटलमेंट के सिंबल होते हैं और ये दुश्मन को दूर से ही पहचानने में मदद करते हैं, तो इससे उनकी डिफेंसेस और भी मजबूत हो गई हैं। गांव का हर शख्स अब सुकून से अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकता है और वैन इससे काफी संतुष्ट है। टिल उसके पेट के गुर्राने की आवाज सुनती है तो वो उसके लिए लंच तैयार करने का फैसला करती है, पर वैन तभी टावर की चोटी पर खाना खाने का सुझाव देता है। जल्द ही वैन और उसके दोस्त टावर के टॉप पर पिकनिक मनाते हैं, जहां से वो पूरे गांव का एक लाजवाब व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एस्पार्ता जिक्र करता है कि अब जब उनके पास ढंग की बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज है तो शायद ये सही वक्त है इसे ऑफिशियली एक टाउन बुलाने का। वैन इस आइडिया को लेकर थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो जानता है कि ये लोग पक्का इसका कोई अजीब सा नाम रखेंगे, जैसे वैन टाउन। वो सब इससे सहमत लगते हैं, ये कहते हुए कि ये एक बहुत ही प्यारा नाम है, पर वैन इससे पहले कि वो सच में इसे उस नाम से बुलाना शुरू करें, बात को वहीं खत्म कर देता है। टिल तक उन्हें खाने के बाद कुछ मीठा ऑफर करती है और सब हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि उसने सच में एक केक बेक किया है। वो समझाती है कि बेल और रैंगो के गांव में दुकान खोलने के बाद उसे केक बनाने के लिए सारे जरूरी इंग्रेडिएंट्स मिल गए। वैन ये जानकर वाकई खुश है क्योंकि उसे लगता है कि ये गांव अब सच में एक बहुत ही अच्छी जगह बनता जा रहा है। सब इस केक का मजा लेते हैं सिवाय टिल के, क्योंकि वो अब रोज केक खा रही है और इस वजह से उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है। कैम्सन तब गांव के बाहर कुछ लोगों को नोटिस करता है और कहता है कि वो सोल्जर्स या एडवेंचरर्स तो बिल्कुल नहीं लग रहे। वैन जाकर देखने का फैसला करता है कि वो कौन है और उसे लोगों का एक ऐसा ग्रुप मिलता है जिनकी हालत बहुत खराब है, और वो उससे पूछते हैं कि क्या यही गांव का मेन ऑफिस यानी सीट ऑफ विलेज है। एस्पार्ता समझाता है कि उसने सुना था कि यहाँ गांव बनने से पहले सीटो नाम के लोग इस जमीन पर रहते थे और इस वजह से कई लोग इस गांव को सीटो कहकर ही पुकारते हैं। वैन को यकीन ही नहीं होता कि इस गांव का पहले से एक नाम था और उन्होंने उसे बताया तक नहीं। इससे पहले कि वो शिकायत करे, उस ग्रुप का एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये इतना ड्रास्टिकली तरीके से बदल गया है कि उसे अब भी यकीन करने में मुश्किल हो रही है। वो बताता है कि वो पड़ोसी गांव से आए हैं और उन पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा है, पर काम करने के लिए नौजवान बहुत कम है, इसीलिए उनका गुजारा मुश्किल से हो पा रहा है। इसीलिए वो यहाँ सीटों के लोगों से बात करने आए थे, क्योंकि उनके नौजवान अपनी मर्जी से गांव छोड़कर नहीं गए, बल्कि उन्हें काउंट ने युद्ध की तैयारी के लिए अपनी फौज मजबूत करने के लिए जबरदस्ती ले लिया है। वैन को तब पता चलता है कि वो दरअसल फर्डिनांडो काउंटी के एक गांव से है और वो जानता है कि उसे दूसरे इलाके के लोगों का स्वागत नहीं करना चाहिए, पर उसे पूरा यकीन है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक पहुंचे हैं। इसीलिए वो उन्हें यहाँ रिलोकेट होने का ऑफर देता है, ये कहते हुए कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो ये कोई इशू नहीं होगा अगर उन्हें कुछ वक्त तक टैक्स नहीं भरना पड़े। आखिरकार उनके पास खाना है और वो उनके लिए घर भी तैयार कर सकता है। वो बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि क्या ये जन्नत है और उसे इन्फॉर्म करता है कि आज सिर्फ 10 लोग ही आए हैं, पर उनके गांव की पूरी पॉपुलेशन लगभग 300 है। वैन उनसे पूछता है कि क्या वो हर फैमिली के लिए एक घर होने पर ठीक रहेंगे, और ये उन सब के लिए किसी सपने जैसा लगता है।
एक बार जब ये तय हो जाता है तो वैन उनसे कहता है कि वो कुछ एडवेंचरर्स को उनके साथ भेजेगा ताकि वो गांव के बाकी सब लोगों को हिफाजत से यहाँ ले आएं। वो जिक्र करता है कि वो उनके सामान के लिए कुछ कैरेजेस भी दे देगा, पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास गायें हैं जो वो सब उठा सकती हैं। वैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि उनके पास डेयरी काउज हैं, और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि काउंटी में बहुत ही हरे भरे मैदान हैं, इसीलिए उनके पास 10 गायें हैं। वैन के लिए तो ये एक जबरदस्त खबर है, क्योंकि भाई अगर गायें मिल गईं तो दूध से चीज, बटर और न जाने क्या क्या बनाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि ये गांव की एक बड़ी नई इंडस्ट्री बन सकती है। देखते ही देखते एडवेंचरर्स उस पड़ोसी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि सभी लोगों को हिफाजत से सियाटल ले आएं। जरा और ऑर्थो दोनों ही वैन की इस जेनरोसिटी यानी इतनी बड़ी दरियादिली देखकर दंग है, क्योंकि वो यूं ही 300 लोगों को पनाह दे रहा है और ऊपर से इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड भी हद से ज्यादा लाजवाब है। प्लूरियल उनकी बातों के बीच में आकर उन्हें टोक देती है और कहती है कि अपने आसपास थोड़ा ध्यान रखें, कीप अ शार्प आई, क्योंकि पिछली बार जब वो लोग फालतू की बातों में खोए हुए थे तभी उन पर उस फॉरेस्ट ड्रैगन ने हमला किया था। इसके बाद वो दोनों वापस अपने अपने पोस्ट्स पर चले जाते हैं और ऑर्थो इस बात का ख्याल रखता है कि गांव वाले ठीक तो हैं। एक औरत दबे पांव कबूल करती है कि वो दरअसल इस फैसले के खिलाफ थी, क्योंकि वो एक सुनसान जगह या मिडिल ऑफ नोवेयर से निकलकर एक और भी ज्यादा दूर दराज इलाके में जा रहे हैं। ऑर्थो उसकी चिंता समझता है, पर उसे यकीन दिलाता है कि ये खास रिमोट विलेज तो किसी जन्नत से कम नहीं है। वो औरत इस पर कुछ नहीं कहती, पर जल्द ही वो सब हैरान रह जाते हैं जब वैन उनका स्वागत सियाटल में एक शानदार दावत के साथ करता है। वो जिक्र करता है कि वो सब पक्का अपनी इस लंबी जर्नी से थक गए होंगे, इसलिए वो जी भरकर बारबेक्यूड मीट खा सकते हैं और फिर उन घरों में सुकून की नींद सो सकते हैं जो उसने उनके लिए पहले से तैयार कर रखे हैं। जल्द ही सारे नए विलेजर्स उस दावत का मजा लेते हैं और वो औरत तो रोने ही लगती है कि खाना कितना लाजवाब है। जब सबका पेट भर जाता है तो विलेजर्स वैन से पूछते हैं कि क्या उनके लिए कोई काम है, क्योंकि वो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। वैन समझता है कि वो सब थोड़े एंग्जाइटी में है, इसलिए वो बस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इन या जो नए शॉप्स खुल रहे हैं उन्हें चलाने में मदद करें, और साथ ही वो बताता है कि उसे नए खेत तैयार करने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक आदमी उससे बताता है कि वो लोग खेत तो संभाल लेंगे, पर उन्होंने कभी कोई बिजनेस नहीं चलाया है। वैन उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि वो पैसों का हिसाब किताब उन लोगों पर छोड़ दें जो ये काम जानते हैं, तो उन्हें बस उन चीजों पर फोकस करना है जो वो कर सकते हैं। रोंडा बीच में बोलती है कि जब से वैन आया है इस गांव की जिंदगी काफी सुधर गई है, इसलिए वो सब मिलकर उनकी भी पूरी मदद करेंगे ताकि वो यहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। गांव वाले अब भी इतनी मदद लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, पर तब वैन टिल से कहता है कि वो उनके बनाए हुए शॉर्ट केक्स लेकर आए। वो समझाता है कि उसने उनके विलेज चीफ से फ्रेश क्रीम बनाने के लिए थोड़ा दूध उधार मांगा था। वैन उन्हें एहसास दिलाता है कि यहाँ आकर दरअसल वो लोग उस पर एक एहसान कर रहे हैं, तो वो बस एक दूसरे की मदद ही तो कर रहे हैं। बहुत जल्द इस गांव में एक ट्रेडिंग कंपनी होगी, जिसका मतलब है कि गांव और भी डेवलप होगा और रहने के लिए और भी कंफर्टेबल बन जाएगा। इसलिए वो उम्मीद करता है कि वो सब रिलैक्स करें और अपनी नई लाइफ का मजा लें। वो औरत आखिरकार मान जाती है कि शायद वो वाकई यहाँ एक अच्छी जिंदगी जी सकती है, और बाकी विलेजर्स भी उसकी बात से सहमत होते हैं। अब तक सब सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश यानी सर्वाइवल में लगे हुए थे, पर अब उन्हें एक उम्मीद मिली है और उनका ध्यान अब इस पर है कि अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाएं। एस्पार्ता वैन से कहता है कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, पर अभी भी वो 10,000 की सिटी बनाने से काफी दूर है, इसलिए उसे इस गांव को डेवलप करना जारी रखना होगा। वैन नोटिस करता है कि एस्पार्ता की मूंछों पर थोड़ा केक लगा हुआ है, पर वो उसे इग्नोर करके कहता है कि वो सिटी बिल्डिंग के अपने इस काम में पूरी मेहनत करेगा। जल्द ही वैन गांव में काम शुरू कर देता है और नए लोग भी धीरे धीरे अपने इस नए लाइफस्टाइल के आदी होने लगते हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे लगता है कि अब वो आराम कर पाएगा, पर तभी एस्पार्ता उसे इन्फॉर्म करता है कि अब उसकी पढ़ाई शुरू होने का वक्त आ गया है। वैन ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यह सब इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा, तो वो एस्पार्ता को समझाने की कोशिश करता है कि अभी इस वक्त पढ़ना थोड़ा नाइंसाफी है, अनरीजनेबल है। हालांकि एस्पार्ता उसे यकीन दिलाता है कि उसने आज तक किसी को पढ़ाई से मरते हुए नहीं देखा, जो साबित करता है कि ये अनरीजनेबल तो बिल्कुल नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, ऑर्थो और बाकी एडवेंचरर्स अपनी हंट से एक बुरी खबर लेकर लौटे हैं। ऑर्थो माफी मांगता है और उसे बताता है कि उन्हें दरअसल एक डंजन का एंट्रेंस मिल गया है। वैन पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, जब तक उसे एहसास नहीं होता कि उन्हें वही चीज मिल गई है जिसे वो ढूंढने से बचना चाहते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के एस्पार्ता उसे बताता है कि अगर कोई डंजन मिल गया है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना होगा, इसलिए उसे रॉयल कैपिटल में एक मैसेंजर भेजना पड़ेगा। क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है, वो फटाफट अगले स्टेप के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि डंजन मिलते ही एडवेंचरस गांव में सैलाब आ जाएगा और उसके पिता को भी उसके डेवलपमेंट वर्क का पता चल जाएगा। ऑर्थो और उसकी पार्टी जानती है कि इसका अंजाम क्या होगा, इसलिए वो एक बार फिर माफी मांगते हैं क्योंकि ये उनकी गलती है। वैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अब जब ये मिल ही गया है तो उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। इसी बात पर वो जिक्र करता है कि वो चाहता है कि वो लोग रॉयल कैपिटल जाकर ये रिपोर्ट करें, पर वो चाहता है कि ज़हरा ये काम करे। आखिरकार पार्टी का स्काउट होने के नाते वही है जिसने डंजन को सबसे पहले देखा था। ऑर्थो मानता है कि ज़हरा इस काम के लिए बिल्कुल सही है, पर उसे लगता है कि उन्हें उसके साथ जाना चाहिए।
वैन समझाता है कि वो चाहता है कि ऑर्थो और प्लूरियल डंजन के आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करें, इसलिए वो ज़रा के साथ नहीं जा सकते। वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर जब वैन उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक बड़ा गोल्ड ऑफर करता है तो ऑर्थो और प्लूरियल दोनों खुशी खुशी ज़रा को गुड बाय कह देते हैं और उसे अपनी सोलो ट्रिप पर अपना ख्याल रखने को कहते हैं। लेकिन अब चूंकि वैन को वाकई उसके लिए बुरा फील हो रहा है, तो वो उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक मिथ्रिल शॉर्ट स्वॉर्ड देने का फैसला करता है। वो बताता है कि उन्होंने सारा मिथ्रिल ओर खत्म कर दिया है, इसलिए ये अब काफी प्रेशियस चीज है। ज़ारा अपनी इस नई तलवार को देखकर फूल नहीं समा रहा। वहीं दूसरी तरफ ऑर्थो एकदम पागल हो जाता है और उससे अपनी सोर्ड एक्सचेंज करने की भीख मांगने लगता है, और प्लूरियल तो तलवार पाने के लिए खुद को ही ऑफर कर देती है। लेकिन भाई किसी की दाल नहीं गलती, तो ज़ारा उनका मजाक उड़ाते हुए खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। रॉयल कैपिटल के अपने सफर पर ज़ारा पूरे रास्ते वैन की बनाई उस स्पेशल शॉर्ट सोर्ड को निहारता रहता है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक उसकी नजर एक तबाह हो चुके कैरेज पर नहीं पड़ती, जिसे भयानक जायंट ऑर्क्स के एक झुंड ने घेर रखा था। ज़ारा अपने घोड़े से नीचे उतरता है और दुश्मनों का सामना करने के लिए अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड को मजबूती से थाम लेता है। नॉर्मल हालत में ये मॉन्स्टर्स उसके लिए थोड़े टफ साबित होते, पर अब ये उसे कोई चैलेंज ही नहीं लग रहे। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हाई स्पीड में ऑर्क्स की तरफ दौड़ता है और अपनी नई तलवार के सिर्फ एक ही स्लैश से उन सबको ढेर कर देता है। जब आखिरी ऑर्क भी गिर जाता है तो ज़ारा बस इस बात से इंप्रेस रह जाता है कि ये मिथ्रिल शॉर्ट स्वॉर्ड वाकई कितनी लाजवाब है। वो तब हैरान रह जाता है जब उस टूटी हुए कैरेट से एक लड़की बाहर आती है और अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वो अपना इंट्रो फ्लमीरिया के तौर पर देती है और कहती है कि उसे लगता है कि ज़ारा कोई बहुत बड़ा और मशहूर योद्धा है। ज़ारा अपना इंट्रोडक्शन देता है और साफ कर देता है कि वो बस एक मामूली एडवेंचरर है, इसलिए वो कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है। इसके बावजूद फ्लमीरिया उसे कहती है कि वो उसके चलने फिरने के ढंग से ही बता सकती है कि वो कोई खास शख्स है। वो ये भी बताती है कि वो यहाँ से रॉयल कैपिटल तक पैदल जा रही है, पर वो किसी दिन उसका ये एहसान जरूर चुकाना चाहती है। ज़ारा तुरंत उसे बता देता है कि वो भी रॉयल कैपिटल ही जा रहा है, तो वो उसे अपने घोड़े पर बैठने का ऑफर देता है। फ्लेमीरिया थोड़ा हिचकिचाती है, ये कहते हुए कि वो उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती, पर ज़ारा बस उसे उठाकर अपने घोड़े पर बिठा देता है। वो उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि घोड़ा उसके बजाय उस जैसी एक यंग लेडी को ले जाने में ज्यादा खुश होगा। घोड़ा भी इस बात से सहमत लगता है, तो फ्लेमीरिया बस एक स्माइल के साथ इसे मान लेती है। ज़ारा उससे पूछता है कि वो रॉयल कैपिटल में कहाँ जा रही थी, तो फ्लेमीरिया का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। वो समझाती है कि उसके पिता एक बैरन थे, पर वो जंग में मारे गए और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, इसीलिए वो किसी नोबल के घर में एक मेड की नौकरी ढूंढने के लिए कैपिटल जा रही थी। ज़ारा उसे कहता है कि उस केस में तो वो भी उसकी तरह एक फ्री पर्सन है। वो बताता है कि फिलहाल वो एक दूर दराज गांव में रहता है, पर अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है, क्योंकि उसे यकीन है कि वहां उसके लिए काम मिल ही जाएगा। ज़ारा उसे ये भरोसा भी दिलाता है कि वो वहां उसकी हिफाजत कर सकता है, इसीलिए उसे कोई पछतावा नहीं होगा। फ्लेमीरिया एक पल के लिए दंग रह जाती है। जाहिर है वो उसके इस काइंड ऑफर से सरप्राइज थी, पर वो जल्दी से स्माइल के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेती है और सब कुछ के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। इसी बीच वैन एस्पार्टा से बात करता है और जिक्र करता है कि अब जब एक नया डंजन मिल गया है तो वो उन एडवेंचरर्स के लिए एक अलग आउटपोस्ट बनाएगा जो वहां भारी तादाद में आने वाले हैं। एस्पार्टा उसे सुझाव देता है कि उस केस में इस नए आउटपोस्ट के लिए एक गवर्नर चुनना सबसे सही रहेगा। आखिरकार वैन तो इसी गांव में रहेगा, तो उसे आउटपोस्ट की देखरेख के लिए किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही। वैन तब फैसला करता है कि वो एस्पार्टा को ही गवर्नर बनने के लिए कहेगा और एस्पार्टा बिना किसी प्रॉब्लम के इसे मान लेता है। वो ये भी बताता है कि उसे आउटपोस्ट में शांति बनाए रखने के लिए एक नया शिवैलरिक ऑर्डर भी बनाना चाहिए। ये जानते हुए वैन डिसाइड करता है कि डी का ग्रुप सियाटल शिवैलरिक ऑर्डर होगा और वो नए आउटपोस्ट में एस्पार्टा शिवैलरिक ऑर्डर बनाएंगे। एस्पार्टा बस एकदम सीधे चेहरे से उसे घूरता है और पूछता है कि क्या ये उसका बदला पेबैक है, पर वैन बच्चा बनकर नाटक करता है और कहता है कि वो तो सिर्फ 8 साल का है, उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। उस दिन बाद में वैन कुछ विलेजर्स की मदद से नया आउटपोस्ट बनाने का काम शुरू करता है। सबकी मदद से उसे यकीन है कि आउटपोस्ट 1 महीने या उससे थोड़े ज्यादा वक्त में बन जाएगा। हालांकि डी जल्द ही काम पर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि वो जरूरी मटेरियल्स आज ही हासिल कर लेंगे। जब वैन उन्हें साथ मिलकर काम करते देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो इस ग्रुप को अपना शिवैलरिक ऑर्डर बना सकता है। इसीलिए वो डी से बात करने का फैसला करता है और उससे कहता है कि वो इनमें से कुछ लोगों को सियाटल शिवैलरिक ऑर्डर के लिए हेड हंट कर ले, यानी रिक्रूट कर ले। डी को ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया लगता है, पर जब वो ग्रुप से पूछता है तो वो बताते हैं कि उन्हें पहले ही एस्पार्टा शिवैलरिक ऑर्डर के लिए रिक्रूट कर लिया गया है और उन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं। वैन ये देखकर शॉक हो जाता है कि एस्पार्टा ने सियाटल शिवैलरिक ऑर्डर से पहले ही इतनी तेजी से लोगों को रिक्रूट कर लिया। तभी कैम्पसन उसके पास आकर इन्फॉर्म करता है कि ज़ारा वापस आ गया है, पर जाहिर है वो अकेला नहीं है। जल्द ही ज़ारा वैन को ग्रीट करता है और बताता है कि उसने रॉयल कैपिटल में रिपोर्ट फाइल कर दी है। वैन उसके साथ वाली लड़की के बारे में पूछता है तो ज़ारा बस कहता है कि बस कुछ बातें हो गई और चूंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो उसने इसे यहाँ लाने का फैसला किया। ज़ारा उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी नए रेजिडेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है और वैन साफ कर देता है कि गाँव में लोगों का स्वागत
सीमित है। एक बार जब ये क्लियर हो जाता है तो फ्लेमिरिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताता है कि कैसे ज़ारा ने उसे तब बचाया जब रॉयल कैपिटल के पास ऑर्क्स के एक ग्रुप ने उस पर हमला किया था। वैन ये सुनकर थोड़ा हैरान रह जाता है, तो ज़ारा जल्दी से सफाई देता है कि उसने कुछ खास नहीं किया और ये सब तो बस उस शॉर्ट स्वॉर्ड का कमाल था जो वैन ने उसे दी थी। इसके बावजूद फ्लेमिरिया उसे बताती है कि उसके लिए तो ज़ारा किसी पुरानी कहानियों के लेजेंडरी हीरोज से भी ज्यादा लाजवाब था। दोनों के बीच थोड़ी शर्म और फ्लस्टर्ड ग्लांसेस का एक्सचेंज होता है और वैन इतने में ही समझ जाता है कि भाई इन दोनों के बीच पक्का कुछ तो चक्कर चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए उसका ध्यान अनजान लोगों की एक रेड पर जाता है जो गांव की तरफ बढ़ रही थी। वो सब दिखने में काफी खतरनाक लग रहे हैं, इसलिए वैन का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो डर के मारे कहता है कि भाई लगता है दुनिया का अंत आ गया है। ज़ाहरा उसे तसल्ली देता है और इन्फॉर्म करता है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये लोग बस डंजन के लिए आए हुए एडवेंचरर्स हैं। वो समझाता है कि जब उसने गिल्ड को बताया तो रातों रात अमीर बनने की चाह रखने वाले कई लोग यहाँ के लिए निकल पड़े। तभी एक डरावनी शक्ल वाला एडवेंचरर वैन और कैम्सन के पास आता है और कहता है कि तुम बच्चे इस लॉलेस प्लेस में बाहर क्या खेल रहे हो। दूसरा एडवेंचरर भी उन्हें बताता है कि गांव भले ही पास हो पर बाहर घूमना खतरनाक है। एक और एडवेंचरर फ्लेमिरिया को नोटिस करता है और कहता है कि उस जैसी गर्ल पर यहाँ ठरकी हमला कर सकते हैं, इसलिए उसे तुरंत अपने घर भाग जाना चाहिए। वैन अब भी पूरी तरह पेल यानी पीला पड़ा हुआ है क्योंकि वो लोग वाकई किसी पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के विलन्स लग रहे हैं। हालांकि आखिरकार वो अपने शौक से बाहर निकलता है और रियलाइज करता है कि ये लोग तो दरअसल उनकी फिक्र कर रहे हैं। कैम्सन भी सहमत होता है ये कहते हुए कि भले ही इनमें टैक्ट की कमी है पर ये लोग दिल के अच्छे लगते हैं। फ्लेमिरिया जिक्र करती है कि वो लोग दिखने में थोड़े स्कैरी तो हैं, पर उसकी ये बात सुनकर एडवेंचरर्स बेचारे उदास हो जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैन उनकी इस चिंता के लिए थैंक यू बोलता है पर साफ कर देता है कि अगर कुछ आ भी गया तो वो हैंडल कर लेंगे क्योंकि गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। एडवेंचरर्स ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आसपास कोई गांव दिखाई नहीं देता। तभी वैन उन्हें दिखाता है कि गांव तो ठीक उनके पीछे ही है, पर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन बड़ी बड़ी रैम्पार्ट्स के साथ वो किसी गांव जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। वैन उन्हें करके दिखाने का फैसला करता है और अपनी प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके कुछ ही सेकंड्स में एक टेम्पररी फेंसिंग खड़ी कर देता है। एडवेंचरर्स उसकी मैजिक देखकर एकदम धंग यानी फ्रीकिंग आउट रह जाते हैं और तभी डी वैन के लिए कुछ एक्स्ट्रा लॉग्स लेकर आता है। जब वो लोग वैन का नाम सुनते हैं तो उन्हें आखिरकार एहसास होता है कि ये वही वैन ने फर्दियो है जिसका नाम रॉयल कैपिटल में हर किसी की जुबान पर है। डी को उनका वैन को ऐसे बुलाना पसंद नहीं आता, तो वो तुरंत धमकी भरे ढंग से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि वो सीटो चिवलारिक ऑर्डर के कमांडर के तौर पर उन्हें सजा देगा। एक एडवेंचरर उसे चैलेंज करने की कोशिश करता है पर डी सिर्फ एक ही स्लैश में उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद से जब भी वो मोहॉक गाइज डी को देखते वो डर के मारे कांपने लगते और उसे सलाम ठोकते। डी के सामने उनका बिहेवियर जैसा भी हो पर वो इस बात पर काफी अम्यूज लगते हैं कि वैन यहाँ का लॉर्ड है और वो अभी एक बच्चा है। एक एडवेंचरर उससे पूछता है कि वो इतने दूर दराज गांव में क्या कर रहे हैं, तो वैन समझाता है कि भाई उसे उसके घर से निकाल दिया गया है। एडवेंचरर्स को उसके लिए बुरा लगता है तो वैन जिक्र करता है कि भाई नोबल्स के लिए भी ये दुनिया काफी जालिम वर्ल्ड है। ऑर्थो और बाकी एडवेंचरर्स जल्द ही डंजन से लौटते हैं और वो ये देखकर सरप्राइज्ड हैं कि उनके इतने सारे राइवल्स पहले ही आ गए हैं। वो ज़ाहरा के साथ उस औरत को देखकर भी हैरान है जो उम्मीद से काफी पहले लौट आया था। ज़ाहरा उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो रॉयल कैपिटल जाते वक्त फ्लेमिरिया से मिला था। बिना किसी मजीद एक्सप्लेनेशन के वो कहता है कि वो लोग इन यानी सराय में रुकने जा रहे हैं तो वो उनसे कल मिलेंगे। ये सुनकर सब लोग वहीं फ्रीज हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या वो कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन था। वैन बस मुस्कुराता और कहता है कि शायद उसे अब ज़ाहरा और फ्लेमिरिया के लिए एक घर बना देना चाहिए। जैसे ही वो ये कहता है ऑर्थो अपने घुटनों पर गिर जाता है और हार में चिल्लाने लगता है, पर वैन उसे इग्नोर करके प्लूरियल से पूछता है कि डंजन कैसा था। वो उसे बताती है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके आसपास के एरिया में मॉन्स्टर्स ना के बराबर हैं। हालांकि एंट्रेंस एक काफी गहरी दरार में है, इसलिए वो काफी खतरनाक जगह पर है। वैन मानता है कि ये सुनने में काफी चैलेंजिंग लग रहा है और प्लूरियल बताती है कि कैरेट से वहां पहुंचने में लगभग 2-3 घंटे लगते हैं। प्लूरियल समझाती है कि ज्यादातर डंजन्स के आसपास का नेचुरल एनवायरनमेंट काफी हार्श है, इसलिए लोग भले ही वहां छोटे बेसेस बना लें पर कोई भी फुल स्केल चीज नहीं बना सका। खैर अब तक तो ऐसा ही था। वैन काफी देर तक उसे घूरता रहता है, ये नोटिस करते हुए कि शायद वो कुछ कहना चाहती है। प्लूरियल आखिरकार बोल ही देती है कि किसी और के बजाय सिर्फ वैन ही ये काम कर सकता है। वैन पहले से ही ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था तो वो उसे बताता है कि ये डेंजरस है और ऊपर से उसके घर लौटने का एक वक्त यानी कर्फ्यू भी तय है, तो वो ज्यादा देर बाहर नहीं रुक सकता। प्लूरियल उसे यकीन दिलाती है कि वो लोग उसकी हिफाजत करेंगे और जिक्र करती है कि वो लोग अब कई बार डंजन जा चुके हैं, इसलिए वो खतरनाक नहीं है। वैन तो बस यहाँ गांव में अपनी सिटी बिल्डिंग एंजॉय करना चाहता है, पर प्लूरियल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे वैन को डंजन तक ले जाना होगा और उसे वहां डेजर्ट्स और दोपहर की नींद के लिए जरूरी चीजें चाहिए होंगी। वो अपने अटेंडेंट स्टिल और कॉम्सन और साथ ही आर्टे को भी ले जाएंगे, पर क्योंकि डी और स्पार्टा गांव बनाने के काम में बिजी हैं, वो यहीं रुकेंगे। उन्हें पूरे रास्ते एस्कॉर्ट करने के लिए काफी लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। वैन शैतानी ढंग से मुस्कुराता, ये जानते हुए कि उसकी ये डिमांड पूरी तरह अनरीजनेबल है और उसे उम्मीद है कि शायद इस बहाने वो गांव में ही रुक जाएगा।
हालांकि प्लूरियल बस एक प्यारी सी स्माइल देती है और उसे कहती है कि वो खुशी खुशी सारी तैयारियां कर लेंगे ताकि वो कल जा सके। वैन ये सुनकर फ्रीज हो जाता है, पर प्लूरियल उसे इग्नोर करती है और खुशी खुशी ऑर्थो को बताती है कि वैन कल बेस बनाने के लिए उनके साथ चल रहा है, इसलिए उन्हें सब कुछ फटाफट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगले दिन वैन एक कैरेज में है जिसमें वो सारा सामान मौजूद है जो उसने मांगा था और ढेर सारे एडवेंचरर्स उसे एस्कॉर्ट कर रहे हैं। रास्ते में वो नोटिस करता है कि कॉम्सन की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है और ये देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है। तभी ग्रुप का सामना एक विशाल ट्रोल से होता है, पर नए एडवेंचरर्स बिना किसी हिचकिचाहट के उसे तुरंत ढेर कर देते हैं। भले ही वो लोग काफी एफिशिएंट हैं, पर वैन को उनका वो चिल्लाना बड़ा अनोइंग लगता है, पर खैर वो इस बारे में कुछ कर तो नहीं सकता। कुछ देर बाद नज़ारा बदलने लगता है और लड़कियां आखिरकार एक ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर पाती हैं। वो नोटिस करती हैं कि यहाँ की हवा पहले से काफी क्रिस्प और रिफ्रेशिंग है। वैन ये देखकर खुश है कि कम से कम लेडीज तो अपनी इस आउटिंग को एंजॉय कर रही हैं, बेचारे कॉम्सन भी करा नहीं जो अभी भी परेशान है। ऑर्थो ने इन्फॉर्म करता है कि जैसे ही वो ये रास्ता क्रॉस करेंगे वो वहां पहुंच जाएंगे, तो वैन कैरेज से बाहर झांक कर देखने का फैसला करता है कि उसका मतलब क्या है। नज़ारा देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत कैरेज रोकने का ऑर्डर देता है। एडवेंचरर्स रुक तो जाते हैं, पर वो थोड़े कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो लगभग पहुंच ही चुके थे। वैन कैरेज से नीचे उतरता है ताकि अपने डर की वजह कंफर्म कर सके और वो देखता है कि एक एडवेंचरर बड़े मजे से एक लकड़ी के लट्ठे पर चलकर बैलेंस बना रहा है जो खाई के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। वो लोग साफ तौर पर समझ नहीं पा रहे कि गलत क्या है और वैन को जल्द ही एहसास होता है कि शायद इन एडवेंचरर्स के दिमाग में सेफ्टी फर्स्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसलिए वो उनसे कहता है कि ऐसी जगहों के बारे में दोबारा सोचे जहां एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत है। एडवेंचरर्स अब भी थोड़े कंफ्यूज है, तो वैन उन्हें अपने घुटनों पर बैठने को कहता है ताकि वो अपनी गलती पर थोड़ा गौर कर सकें। दूसरी तरफ ज़ारा लगातार उस लकड़ी पर जंप कर रहा है और यकीन दिला रहा है कि ये बड़ा फन है और वैन को भी ट्राई करना चाहिए। वैन बस उससे एक सवाल करता है कि अगर वो अभी इस लकड़ी को लात मार दे तो क्या होगा, जिस पर ज़ारा तुरंत पैनिक कर जाता है और कहता है कि भाई मैं तो मर जाऊंगा। वैन सबको समझाता है कि भले ही ज़ारा अपने पैरों पर काफ़ी लाइट है, पर ये लकड़ियां घूम सकती हैं या टूट सकती हैं और वो सीधा नीचे गिरकर मौत के मुंह में जा सकता है। एक बार जब सब ये बात समझ जाते हैं तो वो उनसे पूछता है कि उसे इन लकड़ियों का क्या करना चाहिए, पर एडवेंचरर्स उसे अब भी सीरियसली नहीं ले रहे। वैन उन्हें धमकी देता है कि अगर वो बाज नहीं आए तो वो उनका बेस नहीं बनाएगा, और फिर वो उन्हें बताता है कि सही जवाब एक मजबूत पुल यानी स्टर्डी ब्रिज बनाना है। जब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि रास्ता सेफ है, तभी वो क्रॉस करते हैं और वैन की वजह से वो आखिरकार डंजन के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। वो नोटिस करता है कि वहां ज्यादा जगह नहीं है, तो ये काफी खतरनाक है और वो सोचने लगता है कि उसे यहाँ किस तरह की फैसिलिटीज बनानी चाहिए। नए एडवेंचरर्स अजीबोगरीब सुझाव देते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग डेन, एक टैवर्न और यहाँ तक कि एक अम्यूजमेंट पार्क, पर जाहिर है वैन उन सबको रिजेक्ट कर देता है। वो सबसे पहले डंजन के एंट्रेंस पर एक गेट बनाने का फैसला करता है ताकि अंदर के मॉन्स्टर्स बाहर न निकल सके। इसके बाद वो एडवेंचरर्स के रुकने के लिए एक फैसिलिटी बनाता है और इस प्रोसेस में हर कोई उसकी मदद करता है। वैन को लगता है कि अगर ये फैसिलिटी अच्छी बनी तो एडवेंचरर्स डंजन में ज्यादा तरक्की यानी हेडवे पा पाएंगे। जब वो बड़ा बेस आखिरकार बनकर तैयार हो जाता है तो सारे एडवेंचरर्स अंदर इंस्टॉलेशंस देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पहली मंजिल पर एक रेस्ट एरिया और एक स्टोर हाउस है जो वाकई काफी स्पेशियस है। दूसरी मंजिल पर एक कैफेटेरिया है और तीसरी मंजिल पर स्लीपिंग एरिया है जहां सबके लिए नरम मुलायम बेड्स हैं। वैन ने वहां नेचर को निहारते हुए एक टेरेस भी बनाया है ताकि सब रिलैक्स कर सके। टिल और कॉम्सन उसके इस इंप्रेसिव काम की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि अब हर कोई डंजन की थकान के बीच अच्छा आराम कर पाएगा। वैन जिक्र करता है कि उसने छत पर वाटर टैंक्स और रेन कैचेस भी बनाए हैं जिसे वो फ्लशिंग टॉयलेट्स के लिए यूज कर सकते हैं। वो उन्हें वार्न करता है कि वो इसे पी नहीं सकते, पर एडवेंचर्स को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वैन ऑर्थो से कहता है कि वो इस बेस का मैनेजमेंट उसके हाथ में छोड़ रहा है, इसलिए उसे सब पर नजर रखनी होगी। कुछ देर बाद वैन को एहसास होता है कि अंधेरा हो रहा है, तो वो पैनिक कर जाता है और सबको वार्न करता है कि उन्हें अभी निकलना होगा वरना स्पार्ता उस पर बहुत गुस्सा करेगा। आर्टी को तभी एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है और वैन ये देखकर सरप्राइज रह जाता है कि ये मिथ्रिल ओर है जो वाकई एक बहुत अच्छी फाइंड है। सब खुशी से झूम उठते हैं और ओर कलेक्ट करके गांव की तरफ निकल पड़ते हैं जहां स्पार्ता एक खौफनाक एक्सप्रेशन के साथ उनका इंतजार कर रहा है। वैन ये देखकर डर जाता है कि स्पार्ता मुस्कुरा रहा है क्योंकि ये काफी अनयूजुअल है और ये किसी को भी दहशत में डालने के लिए काफी है। स्पार्ता बड़े सुकून से उसे कहता है कि उन्हें बात करनी है, पर वैन पैनिक कर जाता है और मदद मांगने लगता है। टिल और कॉम्सन इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाते, तो वैन ऑर्थो से मदद की भीख मांगता है, ये कहते हुए कि ये सब उसने एडवेंचरर्स की हेल्प करने के लिए किया था। ऑर्थो भी साफ तौर पर डरा हुआ है, पर वो जिम्मेदारी लेता है और मदद करने की कोशिश करता है। स्पार्ता से कहता है कि इस बार थोड़ी जिम्मेदारी उनकी भी है। उसकी इस कोशिश के बावजूद स्पार्ता की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो उसे चुप रहने को कहता है, जिससे ऑर्थो तुरंत पीछे हट जाता है। अब कुछ न कर पाने की हालत में वैन रोता है और माफी मांगता है। जब स्पार्ता उसे घसीट कर ले जाता है, उसे डर है कि अब उसका क्या अंजाम होने वाला है। भाई वैन तो गया, क्या स्पार्ता उसे बख्श देगा या कोई नई मुश्किल खड़ी होगी, और आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।